एक एक छोटे से छोटा जो पॉइंट है वो बताएंगे और सारी चीजें हम यहाँ पर करा देंगे आपको। लेकिन फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जैसे हम पीछे भी कहते आए कि जितना कुछ हमने पहले आपको कराया है तो वैसे ही आपको इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम जो है यहाँ पर ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये मोशन इन वन डायमेंशन नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम लोग फिजिक्स का बेस बना रहे हैं। तो बेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें आपको बतानी पड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको बताया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना फिजिक्स का पार्ट नहीं था, ये तो आपको आना चाहिए था पहले से, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का पार्ट है जो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा दिया जाता है, फैक्टर्स वगैरह करना, तो आपको वो चीज आनी चाहिए। लेकिन वो हमें पता है बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उस चीज को बताना पड़ा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो अभी जो हम लोगों को यहाँ पर करना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट, एक एक एग्जाम्पल जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आपको करना है। और इसमें जितना कुछ हम आपको बताएंगे वो एग्जाम्पल्स हम ये दिमाग में रखते हुए आपको बताते हैं कि वो आगे हमारे यूज में आएंगे, ठीक है। तो कैलकुलस लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने भी आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे या जो एग्जाम्पल्स वो कहीं ना कहीं आगे यूज होने वाले रहेंगे, इसलिए हमें उसी तरीके से लेकर चलना भी है। तो एग्जाम्पल्स पर थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करना, तो हम सारी चीजें इसमें कवर कर लेंगे। लेकिन कैलकुलस में जैसे सिर्फ ये नहीं कि हमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं जानना है, बल्कि हमें यह भी जानना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, वो भी हमें थोड़ा सा समझना रहेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जब हम समझ लेते हैं तो उनसे रिलेटेड कहीं पर क्वेश्चन या एप्लीकेशन आता है तो बहुत इजीली हम लोग उसे अप्लाई कर ले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले ये समझेंगे कि कैलकुलस के जो दो टाइप हैं वो क्या है और उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कैलकुलस में जैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन जैसे आपसे कह देगा इसको डिफरेंशिएट करो तो आपने dy by dx कर दिया या ds by dt कर दिया, लेकिन आप जो करते हैं वो एक्चुअल में है क्या, मतलब क्या होता है डिफरेंशिएट करने पर और क्या होता है इंटीग्रेट करने पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलस के दो पार्ट हैं, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। अब ये जो कैलकुलस के दोनों पार्ट हैं इसमें जब हम किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम यहां पर क्या पाते हैं, उसमें क्वालिटेटिव चेंज। डिफरेंशियल कैलकुलस हमें क्या देता है, क्वालिटेटिव चेंज, मतलब उसकी क्वालिटी में चेंज आ जाएगा। लेकिन जब हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं तो इसमें क्वालिटी नहीं बदलती, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव चेंज। यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्वालिटेटिव चेंज देता है और इंटीग्रल कैलकुलस हमें क्वांटिटेटिव चेंज देता है, ठीक है। इसको हिंदी में अवकलन बोलते हैं और इसको समाकलन बोलते हैं। तो वो एक तरह से समाकलन मतलब सम करना, एक तरीके से उसको समझ लो, चीजों को जोड़ना, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, मतलब सम करने का एक प्रोसीजर है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्वालिटेटिव चेंज है, इसका क्या मतलब है, तो जैसे हम लोगों ने पीछे एक क्वांटिटी पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट, याद ही होगा सभी को, और जब डिस्प्लेसमेंट है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे भी और इतना हमें आइडिया भी, और हमने आपको बताया भी था कि डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजें देनी होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं इसको ऐसे ds डिवाइडेड बाई dt, और हमने आपको बताया था ds बाई dt को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन हम सब बता चुके हैं इसीलिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपको भले ना पता हो कि इसको हम ऐसे कह रहे हैं जो भी चीज, लेकिन हमने ये चीज तो लिखवा रखी है ना आपको, ds बाई dt को हम v बोलते हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, जब आपने डिस्प्लेसमेंट को, इसी को हम डिफरेंशिएट कहना कहते हैं जब हम d बाई dt करते हैं उसका, तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या बन गया, वेलोसिटी, तो उसकी क्वालिटी में चेंज आ गया। मतलब वो पहले क्या था, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बन गया, वेलोसिटी। तो एक तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस हमें क्या देती है, क्वालिटेटिव चेंज, उसकी क्वालिटी बदल जाती है। ऐसे ही आपको याद होगा कि हमने फिर dv बाई dt भी आपको लिखाया था, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो आप देखो पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो उसकी क्वालिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी बन गई, वेलोसिटी को हमने डिफरेंशिएट किया तो वहां पर क्या बन गया,
एक्सेलेरेशन बन गया यहाँ पर। तो इस तरीके से उसकी क्वालिटी में चेंज आ जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि एक्सेलेरेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो dA डिवाइडेड बाई dt, ऐसे अगर हम करेंगे तो अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम उसको डिफरेंशिएट ही करते चले तो हमें कुछ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे हम जब यहाँ पर देखते हैं dA बाई dt, तो ये नॉर्मली आपके लेवल के लिए है नहीं, लेकिन ये एक्सेलेरेशन का रेट ऑफ चेंज बताता है। तो आगे हम लोग जो इस चेंज की हम बात करते हैं तो क्वांटिटी होती है जर्क, हालांकि वो आपके लेवल में है नहीं तो हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जब भी ऐसे काम करते हैं तो ये मैथमेटिक्स में तो हम करते चले जाएंगे। जैसे dA बाई dt मान लिया कोई क्वांटिटी बन गई अल्फा, अल्फा को डिफरेंशिएट कर देंगे कोई क्वांटिटी बन गई बीटा, तो हम मैथमेटिक्स के हिसाब से तो चाहे जितना डिफरेंशिएट कर लें वो होता जाएगा या तो जीरो हो जाएगा जाकर कहीं पर। लेकिन मैथमेटिक्स की तो सिर्फ ये पॉइंट मैथमेटिक्स का है कि वो डिफरेंशिएट करके ये देगा रिजल्ट, लेकिन एक्चुअल में वो फिजिक्स में एप्लीकेबल है कि नहीं, या वो फिजिकली प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी कोई है या नहीं, ये अलग बात है। मतलब मल्टीप्लिकेशन तो मैथमेटिक्स की बात है, लेकिन ये क्वांटिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है नहीं, ये फिजिक्स की बात हो गई। तो फिजिक्स में अगर कुछ ऐसा होगा तो हम पढ़ें, नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही यहां पर है कि जैसे हमने थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया कि हम बस यहीं तक रहते हैं, ये आगे की हम बातें नहीं करते हैं, वो तो फिर मैथमेटिक्स हो जाती है, ठीक है। तो हम यहां पर बात क्या कर रहे थे कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी क्वालिटी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का यही मतलब यहां पर है, और इसका क्या मतलब है वो भी हम समझेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस जिसे कहा गया प्रोसेस ऑफ समेशन, तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होता है, ये चीजों को सम कर देता है, छोटी छोटी चीजों को। जैसे सपोज कर लिया हमने एक स्फीयर लिया, ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो इस स्फीयर के ऊपर इसकी रेडियस मान लिया r के बराबर है, ठीक है। अब यहां पर अगर एक छोटा सा ऐसे हम एरिया ले लें जिसको हमने कह दिया dA, ठीक है। वैसे एरिया को A कहते हैं और dA मतलब स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया, तो उसको हम dA से रिप्रेजेंट कर देते हैं, dA। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे एरिया इसके ऊपर अगर हम लें और सभी को हमने कह दिया dA के बराबर है, मतलब सब dA के बराबर हैं और वो छोटे छोटे सारे पार्ट्स हमने काउंट कर लिए। अब अगर हम यहां पर सभी इन पार्ट्स को ऐड करते चले जाएं, ऐड करते चले जाएं ऐसे, ठीक है, तो इस चीज को अगर हम ऐड करते जाएंगे तो ये हमें क्या देगा, कंप्लीट एरिया देगा, टोटल एरिया ही तो दे देगा हमें। अब ये जो यहां पर ऐड करना है इसको ही हम कैलकुलस की लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से dA, और ये जो साइन बनता है इसको हम इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ये एक्चुअल में एक साइन आपने पढ़ा होगा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा सम करने के लिए यूज करते हैं ना। तो सिग्मा और इंटीग्रेशन का जो साइन है दोनों एक ही चीज है, बस इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये भी सम को रिप्रेजेंट करता है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है डिस्क्रीट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब जैसे हम 1 ऐड कर रहे हैं, 1 में 2 ऐड कर रहे हैं, 2 में 3 ऐड कर रहे हैं, ऐसे मतलब डिस्क्रीट चीजें। क्या 1 और 2 के बीच कुछ लाई नहीं करेगा, 1 और 2 के बीच 1.5 भी तो हो सकता है, 1.15 भी तो हो सकता है, 1.2 भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ पर्टिकुलर नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो जब डिस्क्रीट की बात करते हैं तो हम ऐसे सिंबल बना लेते हैं सिग्मा। लेकिन ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूअस एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लगातार, कुछ उसमें छूटेगा ही नहीं। जैसे इसमें 1 को 2 और 3 में ऐड किया गया तो बीच के नंबर छूट गए, ठीक है। 1 प्लस हम 1.15 भी तो लिख सकते थे, लेकिन जब हम यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं, ये पूरा कंप्लीट एक एक पॉइंट ये ऐड कर देगा इंटीग्रेशन। तो ये भी एडिशन है, लेकिन ये कंटिन्यूअस एडिशन को रिप्रेजेंट करता है और ये डिस्क्रीट एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कंटिन्यूअस एडिशन है ये भी आपको एक्चुअल में क्या देगा, एरिया, और एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसमें लिखा गया है क्वांटिटेटिव चेंज। तो आप खुद देखो कि इंटीग्रेट करने से पहले भी ये एरिया ही था और इंटीग्रेट करने के बाद भी ये क्या है, तो क्या इसकी क्वालिटी बदल गई, नहीं, इसकी क्वांटिटी बदल गई। पहले ये थोड़ा सा एरिया था, फिर हमने सारे एरिया को जोड़ दिया तो वो बड़ा एरिया बन गया, टोटल एरिया बन गया। तो यहां पर क्या चेंज हुआ,
क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटी नहीं। पहले भी एरिया था और बाद में भी एरिया, लेकिन यहां पर क्या था, पहले डिस्प्लेसमेंट था, बाद में क्या बन गया, वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी था, बाद में क्या बन गया, एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमें देता है क्वालिटेटिव चेंज और इंटीग्रल कैलकुलस हमें देता है क्वांटिटेटिव चेंज, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ समेशन। ठीक है, बाकी यहां पर, और ये थोड़ा सा ऐसे बस हम लोग एक इंट्रोडक्शन टाइप से ले रहे हैं कि हाँ यहां पर ये जो इंटीग्रल या डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका क्या मतलब है। ठीक है, बाकी ये हम हटा देते हैं, यहां से कुछ लिखना नहीं है यहां पे। ठीक है, तो ये तो हो गया यहां पर पॉइंट। अब आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पहले हम लोग पढ़ेंगे, देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम लोग अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। देखो दोनों में तो बहुत कुछ है, अगर आप मैथ की बुक उठाकर देख लो तो दोनों ही जो ब्रांचेस हैं इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी रहती हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस भी रहते हैं। डिफरेंशियल से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस में इसका अपना प्रोसीजर है, लेकिन साथ में इसमें डिफरेंशिएशन का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। लेकिन हमारे लेवल में देखा जाए तो डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ा सा जो ज्यादा लेवल का है वो यूज किया जाता है, बट इंटीग्रल कैलकुलस के आज तक हमने देखे हैं जो भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिंपल फार्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चन यहां पर यूज किए जाते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि जाने को तो हम बहुत कुछ पढ़ा दें आपको, लेकिन उसका यूज भी तो होना चाहिए। अब हमने पढ़ा दिया, आपके लिए बोझ ही तो बन जाएगा कि आपको फालतू के फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो सिर्फ वही हम पढ़ाएंगे जो आपके मतलब का है, आपके लेवल का है। ठीक है, तो डिफरेंशियल में थोड़ा सा हमें ज्यादा पढ़ना है, इंटीग्रल में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा ही बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझना है। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं स्लोप के बारे में। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है स्लोप की, तो इसीलिए हम लोग समझने जा रहे हैं कि स्लोप का मतलब क्या है। आप यहां पर देखो कि जो ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में यहां पर एक एक्स एक्सिस दिखा दी गई, एक वाई एक्सिस दिखा दिया गया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी गई। ठीक है, तो अगर हम कहीं पर भी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे इसको हमने कह दिया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस तरीके से यहां पर, तो ये जो यहां पर लाइन है, जैसे इसको हमने कह दिया ये ए बी लाइन, तो यहां पर ये जो एंगल है वो सपोज कर लिया है थीटा। तो हम जब इस लाइन पर आगे जाते हैं तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारी दो डायमेंशंस चेंज होती। ठीक है, दो डायमेंशंस। जब हम ए से बी पर जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि हम एक्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम बी पॉइंट पर पहुंच गए तो हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल में पहले ए पॉइंट पर थे, यहां पर थे, और जब हम बी पर पहुंचे तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना, लेकिन हम वर्टिकल भी तो चले गए, दोनों साइड में गए ना। ठीक है, जैसे आप जब किसी स्लोप के ऊपर चढ़ते हैं तो स्लोप के ऊपर जब आप कहीं पर चढ़ाई करते हैं, ऐसे कहीं ढलान होती है, तो आप जब स्लोप के ऊपर ऐसे मान लिया ऐसे कहीं है और आप यहां तक, यहां से चढ़ना आपने स्टार्ट किया और यहां तक गए, तो आप एक तरह से दो डायमेंशंस में जा रहे हैं। आप हॉरिजॉन्टल भी यहां पर आ गए, ठीक है, और ऊपर भी चले गए, चढ़ गए, मतलब वर्टिकल भी डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ। तो आप चल तो यहां रहे थे, लेकिन साथ ही साथ आप चूंकि स्लोप के ऊपर जा रहे थे, इसलिए आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो डिस्प्लेसमेंट तय किए। ठीक है, तो यहां पर जब हम ए से बी जाते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल भी जाते हैं, मान लिया इसको हमने डेल्टा एक्स मान लिया, तो हम वर्टिकल भी गए और उसको हमने डेल्टा वाई मान लिया। अब अगर हम tan थीटा आपसे पूछे यहां पर क्या होगा, जैसे इन दोनों रिलेशंस में, इन दोनों क्वांटिटीज में रिलेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, हमें ये देखना है। तो हम अगर ए से बी तक जा रहे हैं एक स्लोप के ऊपर, तो स्लोप जो ये है यहां पर ए टू बी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दोनों का रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल यहां पर, जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम उसमें साइन थीटा भी लिख सकते हैं, हम कॉस भी लिख सकते हैं, हम टैन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जब भी स्लोप की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, टैन थीटा लिखते हैं। हम हमेशा स्लोप का मतलब समझते हैं टैन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इन दोनों क्वांटिटीज को, जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, साइन या कॉस इन दोनों क्वांटिटीज को रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करेगा और कॉस बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करेगा, लेकिन हमें चाहिए इन दोनों का रिलेशन। तो कौन रिलेट करेगा,
tan थीटा। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी लिखा जाता है स्लोप ऑफ, ठीक है, समथिंग, तो स्लोप हमेशा क्या लिखा जाता है, tan थीटा लिखा जाता है, ना कि साइन और कॉस, ठीक है। तो ये यहां पर जब हम tan थीटा लिखेंगे तो हमें पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और ये थीटा ही एक तरह से tan थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट कर देता है। तो इसी क्वांटिटी को tan थीटा को ही हम लोग नाम देते हैं स्लोप। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्लोप, क्योंकि ये इस स्लोप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर दे रहा है कि अगर आप इस स्लोप पर जाएंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल इतना और वर्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा। बात क्लियर हो गई। तो यहां पर यही चीज दिखाई गई है इस डायग्राम में। तो लिखा गया है स्लोप ऑफ लाइन ए बी tan थीटा इज इक्वल टू, अब इसमें हमने दो चीजें लिख दी, डेल्टा y1 अपान डेल्टा x1, डेल्टा y2 अपान डेल्टा x2। अब ये दो बार क्यों लिखा है आप उसको समझो। जैसे यहां पर आप देखो कि अगर हम इस लाइन पर जा रहे हैं, तो अगर हम इस लोकेशन पर होते और हम यहां तक जाते, यहां तक, तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होता, डेल्टा x1, और वर्टिकल डेल्टा y1। लेकिन अगर उसी में हम बीच के पॉइंट ले लें, ये दोनों पॉइंट ले लें, तो हम हॉरिजॉन्टल, अगर हम यहां से यहां जाते तो हम हॉरिजॉन्टल कितना जाते, डेल्टा x2, और वर्टिकल कितना, डेल्टा y2। लेकिन क्या हम जब कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे यहां से अगर हमने इस, जैसे अगर हमने यहां पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ की, तो क्या हम आगे, ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल है 30 डिग्री, तो क्या हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये एंगल चेंज होता जाएगा? सभी लोग बताओ, नहीं होगा ना। आगे हम चाहे जितना आगे चलते चले जाएं, लेकिन ये एंगल चेंज नहीं होगा, ये एंगल जैसा है वैसा ही रहेगा 30। यानी कि अगर हम यहां से यहां तक जाते तो भी हम कहते एंगल कितना, 30 बेस के साथ, और अगर हम यहां से यहां तक जाते तो भी इसका एंगल यही रहता 30। मतलब अगर हम यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें पता है ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम रहेंगे 30, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहेंगे। तो अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल से लिखें तो स्लोप क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y1 अपान डेल्टा x1। और अगर हम यहां पर छोटे वाले ट्रायंगल से लिखें, डेल्टा y2 अपान डेल्टा x2। लेकिन दोनों tan थीटा तो सेम ही है। मतलब रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, आप चाहे कहीं से भी निकालो। ये क्या, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा है, और अगर एंगल नहीं चेंज होगा तो tan थीटा चेंज नहीं होगा, और tan थीटा चेंज नहीं होगा तो स्लोप भी चेंज नहीं होगा। नहीं समझ में आई बात? जैसे आप सोचो कि अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से यहां पर देखो कि अगर हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे यहां पर हमने इस तरीके से लिया और यहां पर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो आप इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलते चले जा रहे हैं, चाहे आप थोड़ा चलो, चाहे ज्यादा चलो, चाहे बहुत ज्यादा चल जाओ, क्या ये थीटा चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो इसी थीटा को अगर हम tan के साथ लिखते हैं तो जब थीटा ही नहीं चेंज हो रहा तो tan थीटा भी नहीं चेंज होगा। और अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो जब ये एंगल ही नहीं चेंज हो रहा है तो स्लोप भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हम याद रखेंगे कि कभी भी किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर बात की जा रही है तो उसका स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता। यानी कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट। एक दी गई स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग ये सारी चीजें याद रखेंगे और समझ में भी आती जाएंगी, ऐसे याद भी हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। सब हटा देते हैं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस समझना था कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू tan थीटा। तो वो tan थीटा कहीं से भी निकाल लो, ठीक है। आप अगर इस वाले ट्रायंगल से निकालो या इस वाले ट्रायंगल से, एंगल सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी दी गई स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहता है। अब देखते हैं अगर ये लाइन वेरी करने लगे, ठीक है, अगर ये लाइन यहां पर चेंज होने लगे तब हम क्या करेंगे। तो आप देखो जरा यहां पर आप देखो कि ये आपको जो ग्राफ दिखाया गया है तो इसमें आपको दिख रहा है ये लाइन ए बी जो है यहां पर कर्व वो ऐसे दिखाया गया, ठीक है, इस तरीके से। अब आप अगर यहां पर इस लोकेशन पर है मान लिया और ए से आप कहां जाते हैं, बी तक, ठीक है। तो अगर हम इस ए बी लाइन को लेकर एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाए, जो ये डॉटेड लाइन बनी है,
तो ये लाइन यहां पर कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल कितना गए? डेल्टा एक्स। वर्टिकल कितना गए? डेल्टा वाई। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्योंकि हमें पता है कि जो एंगल यहां पर ये थीटा दिखाया गया, ये थीटा, वही एंगल ये भी होगा ना थीटा, सेम एंगल। क्योंकि अगर हम ये एक लाइन ड्रॉ कर दें और यहां पर एक ऐसे लाइन, फिर इसके पैरेलल हम जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो एंगल यहां होगा वही सेम एंगल यहां होगा, वही सेम एंगल यहां होगा, वही सेम एंगल यहां होगा। ये सारी पैरेलल लाइंस है ना, ये कॉमन लाइन हो गई, तो ये सभी एंगल्स सेम रहेंगे थीटा के बराबर। ठीक है, तो आप देखो यहां पर ये एंगल क्या होगा? थीटा। और स्लोप क्या हो जाएगा? ए बी का जो स्लोप होगा ए से बी तक का, वो tan थीटा क्या होगा? डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट देखो कि ये जो स्लोप यहां पर लिखा गया है, इस स्लोप का मतलब क्या है? देखो यहां पर एक पॉइंट, ये सॉरी, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो हमने इसे कहा स्लोप यहां पर। ठीक है, और इस स्लोप को हम बोलते क्या है? इसको यहां पर लिखा गया है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप देखो कि जब हम यहां पर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम यहां से यहां तक गए हैं इस तरीके से, तो आप देखो यहां पर क्या कहा गया कि जब आप यहां से यहां तक जाएंगे तो आप x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हुआ। ठीक है, मतलब जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो दोनों चीजें अपने आप चेंज हो रही ना। अभी यही चीज हमने आपको समझाया था कि जब हम यहां से यहां तक जाते हैं तो क्या होता है कि हम x में भी जा रहे हैं और y में भी जा रहे हैं। तो आप अगर यहां से यहां तक जा रहे हैं तो x में इतना चेंज हुआ और उसके रेस्पेक्ट में y में इतना चेंज हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं? यहां पर ये जो क्वांटिटी यहां पर निकल कर आती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि जब भी हम लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। वाई का चेंज किसके साथ में? एक्स के साथ में कितना चेंज हुआ, तो एक्स के साथ में वाई में इतना चेंज हो रहा है। तो वही यहां पर दिखाया गया कि वाई में चेंज हुआ है डेल्टा वाई और एक्स में चेंज हुआ डेल्टा एक्स। तो हम यहां पर पढ़ेंगे इस स्लोप को, tan थीटा को लिखेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इसको पढ़ेंगे क्या? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी ये एवरेज टर्म हम नहीं बोल रहे हैं, अभी इसका क्या मतलब है अभी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज देखो कि ये जो बी पॉइंट यहां पर लिया गया, ये जो बी पॉइंट यहां पर लिया गया है, इस बी पॉइंट को अगर हम नजदीक लेकर आए, ठीक है, नजदीक लेकर आए यहां पर, तब यहां पर क्या होगा? जैसे हम यहां पर आगे डायग्राम बना रहे हैं, फिर वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही बना दे रहे हैं, यहां पर हटा देंगे फिर। जैसे ऐसे था, अब मान लिया यहां पर ये ए पॉइंट है इस लोकेशन पर, ठीक है, और ये पॉइंट है यहां पर बी इस लोकेशन पर। तो अगर हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये वाली, तो ये ऐसे आपको दिख रहा है। अब सपोज कर लिया ये जो बी पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा नजदीक ले आए, ये बी पॉइंट यहां शिफ्ट कर दिया। तो अब अगर हम ए बी को मिलाएं तो ये हमें ए बी ऐसे दिख रहा है ना। और अगर हम इस बी पॉइंट को और क्लोज लेकर आ जाएं, जैसे इस बी पॉइंट को और यहां पर क्लोज ले आए, तो आप अब अगर मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। आपको यहां पर अंतर क्या दिख रहा है? अगर हम इन सभी लाइन को ध्यान से देखें, ठीक है, तो आपको यहां अंतर क्या दिख रहा होगा कि पहले जो ये येलो वाली लाइन ड्रॉ की थी, जबकि बी दूर था, बी अगर दूर था तो उस कंडीशन में यहां पर जो भी ये है डिस्टेंस वो ज्यादा है। इसके बाद जब ये रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है और ये रेड, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है। और अगर हम ब्लू की बात करें तो उसमें डिस्टेंस बहुत ही कम आ रही है, मतलब वो जस्ट यहां पर बहुत हल्का सा माइन्यूट सा चेंज आपको दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहे। यानी कि ये जब हम बी पॉइंट नजदीक ला रहे हैं तो ये जो लाइन का और ग्राफ का, ये ग्राफ ये वाला है ना येलो वाला, ठीक है, उसका और ये रेड या येलो लाइन या ग्रीन, ये ब्लू और येलो लाइन के बीच का जो गैप है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब अगर हम इस ए पॉइंट को बहुत नजदीक ले आए,
अगर हम इस ए पॉइंट को और नजदीक ले आते, मान लिया सॉरी बी पॉइंट को और नजदीक ले आते, तो ये जब दोनों को मिलाते तो ये जस्ट इस लाइन को, इस ग्राफ को टच करते हुए जाता बस, ठीक है। मतलब तब क्या होता कि ये जो यहां पर है, जैसे ऐसे आप देखो यहां पर कि ये ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है। और अगर हमने ए पॉइंट यहां पर लिया है, ए पॉइंट, और बी पॉइंट बहुत नजदीक लाए, मतलब जितना क्लोज हम ला सकते हैं, बहुत ही नजदीक, लेकिन बहुत नजदीक लाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उसको लाया गया कि बहुत ही क्लोज ले आए। तो अब अगर हम ए बी को मिलाएंगे तो ये लाइन कैसी दिखेगी, ये जस्ट इस ग्राफ को टच करते हुए दिखेगी। और जो ग्राफ को टच करते हुए ये लाइन ड्रॉ की जाती है, इसको एक नाम दिया जाता है टैंजेंट। क्या नाम देते हैं? टैंजेंट। टैंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, मतलब स्पर्श यानी कि टच करते हुए जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट या स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि ये टैंजेंट का मतलब क्या है। अब अगेन आप वापस इस डायग्राम पर आओ। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे यहां पर, ये वाला डायग्राम, तो ये वैसे ही आपको दिखाया गया ना कि यहां पर ऐसे ही ग्राफ हो गया, और जो यहां पर ये पॉइंट यहां गलत जगह दिखा दिया गया, ये पॉइंट यहां पर था, ठीक है, ये पॉइंट, और जो बी पॉइंट था ऊपर था, तो जो बी पॉइंट वहां पर ऊपर जो दिखाया गया था बी पॉइंट, तो उसी बी पॉइंट को यहां पर हम लेकर आए, ठीक है। ये जो बी पॉइंट था इसको बहुत नजदीक ले आए ए के बहुत ही क्लोज ले आए। तो अगर उसको हम ए के बहुत क्लोज ले आएंगे तो वो क्या बन जाएगी लाइन, ए बी को मिलाने वाली लाइन, जो ए और बी को मिलाने वाली लाइन है वो क्या बन जाएगी, टैंजेंट, स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो ये जो यहां पर लाइन ड्रॉ की गई है इसी को हम लोग नाम देते हैं टैंजेंट, टैंजेंट, ठीक है। एंड दिस टैंजेंट इज अगेन dy बाई dx, इसको लिखा जाएगा। यहां पर अगर आप देखो तो एंगल यहां पर थीटा है जो इस लाइन से ड्रॉ किया गया है, ठीक है, एक्स एक्सिस से यहां पर जो ये लाइन ड्रॉ की गई है इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, थीटा। तो अगर हम ये वाला एंगल देखें, ये तो ये वाला भी तो थीटा ही होगा ना, और इस थीटा को हम लिखेंगे dy बाई dx। अब ये dy और dx क्या है, dx और dy जो यहां पर हैं ये बहुत ही स्मॉल वैल्यूज हैं, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है। जब हम डेल्टा x की बात करते हैं तो ये बड़े डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम dx की बात करते हैं तो ये बहुत छोटी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन है दोनों डिफरेंस ही, ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है। तो अगर हम डेल्टा x की बात करेंगे तो ये एक बड़े डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम dx की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही छोटे डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम उसको नजदीक लेकर आए तो ये यहां पर बहुत क्लोज आ गया ना, तो ये जो डेल्टा x है वो क्या बन गया, dx, और जो डेल्टा y है वो क्या बन गया, dy, और जो ये एंगल है वो थीटा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। अब आप यहां पर देखो जरा क्या लिखा हुआ है, if point B is very very close to A, then slope at point A is equal to tan theta, that is dy by dx। और इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप दोनों में अंतर देखो, जो ऊपर लिखा गया था, ठीक है, ऊपर जो लिखा गया था वो भी लिखा गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे भी लिखा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें टर्म यूज किया गया है एवरेज और इसमें टर्म यूज किया गया है इंस्टैंटेनियस। और एवरेज और इंस्टैंटेनियस का डिफरेंस हमें पता है पहले से, हम आपको बता चुके हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एक बड़े इंटरवल की बात की जाती है। जैसे अगर कोई पर्सन ए से बी तक चलता है तो ये मान लिया 4 से 10 किलोमीटर वो चल गया, तो एक बड़ा इंटरवल अगर उसने ले लिया तो ए से बी तक में उसकी जो स्पीड है सब कहीं सेम नहीं रही। मान लिया एक पर्सन ए से बी तक जाता है तो यहां पर 10 था, यहां पर 40 था, यहां पर 60 था, यहां पर मान लिया 0 हो गया, यहां पर फिर से 10 हो गया, ऐसे कुछ भी रहा। तो जब उससे एवरेज पूछा जाता है तो वो अपना एवरेज मान लिया, उसने बताया कि मेरा एवरेज रहा 45, तो ये एवरेज एक बड़े इंटरवल में है, ठीक है। ऐसे थोड़े कहेगा कि पी पॉइंट पर मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, उसका कोई मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं उठता। पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 40 है, तो वो क्या है, इंस्टैंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, आगे जाने पर वो चेंज हो जा रही।
तो ये इंस्टैंटेनियस है। Q पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है 60, ये क्या है इंस्टैंटेनियस। तो इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चेंज होगा उसको हम इंस्टैंटेनियस बोलते हैं। और अगर हम A से B की बात कर रहे हैं तो वो ओवरऑल एवरेज रहेगा, मतलब एक बड़े इंटरवल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी थी कि जब हम लिखते हैं यहां पर, जब हम यहां पर लिखते हैं इस तरीके से स्लोप, तो स्लोप का मतलब तो tan थीटा ही, यहां पर भी स्लोप का मतलब क्या है tan थीटा, लेकिन यहां पर जो tan थीटा लिखा गया वो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, और यहां पर tan थीटा क्या लिखा गया dy बाई dx। तो जो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स है ये तो एवरेज देगा, अगेन पढ़ेंगे वही रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये क्या देगा हमें एवरेज। लेकिन जब हम dy बाई dx कहते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो देता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, समझ गया ना। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो जब ऐसे लिखा जाएगा तो एवरेज रेट, और ये ऐसे लिखा जाएगा इंस्टैंटेनियस। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये तो एवरेज वगैरह तो सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं पीछे, हम लोग पढ़ने तो यही जा रहे हैं ना, ठीक है। इसका मतलब जो dy बाई dx है, जब आप किसी क्वांटिटी का dy बाई dx करते हैं तो इसका मतलब वो आपको क्या देता है, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट x, ये आपको देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ds बाई dt लिखते हैं, ds बाई dt, तो इसको आप वेलोसिटी लिखते हैं ना, और इस वेलोसिटी को जब हम सिर्फ वेलोसिटी बोलते हैं तो इसका मतलब है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और आप देखो यहां पर जो ये s है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज है टाइम के साथ, उसको हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि ये इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, तो ये क्या दे रहा है, एक तरह से जो पोजीशन है उसका इंस्टैंटेनियस चेंज दे रहा है। मतलब कोई भी पार्टिकल है यहां पर है और जस्ट थोड़ा सा ही आगे बढ़ा, मतलब dt टाइम का मतलब एक बहुत ही स्मॉल टाइम, तो जस्ट वो आगे बढ़ा तो इसका रेट चेंज क्या हुआ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, मतलब इसके पोजीशन में कितना चेंज हुआ, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये जो यहां पर है ये ds बाई और v, अब समझ में आया, क्योंकि ds बाई dt जो है वो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है, और जो ये v है वो क्या है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। तो ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को हम ds बाई dt से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए कई अलग अलग रूल्स बनाए गए, तरीके बनाए गए। जैसे मान लिया उसने आपको दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कह दें, जो पोजीशन है पार्टिकल की वो इस तरह से चेंज हो रही 3t स्क्वायर प्लस 2t, इसका मतलब टाइम के साथ चेंज होगी। जब टाइम 0 रखेंगे तो यहां पर s 0 हो जाएगा, ठीक है, जब टाइम 0 रखेंगे तो s क्या हो जाएगा 0, जब टाइम की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये 3 + 2 s की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ऐसे हम करते जा रहे हैं। तो देखो 0 से कहां पहुंच गया वो 5, एक सेकंड के अंदर। अभी यहां 2 रख दो, तो 2 रखने पर यहां पर जब t की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो s की वैल्यू ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4, यानी कि कितना 16। ये जो s है उसमें चेंज देखो, t = 0 पर 0, फिर 1 पर 5 हो गया, फिर 2 पर 16 हो गया, तो उसमें चेंज हो रहा है ना। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसमें क्या चेंज हुआ वही तो वेलोसिटी आपको देगा। तो यानी कि अगर हम इस s का ds बाई dt निकाल दें तो वो हमें क्या दे देगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी वो रिप्रेजेंट कर देगा। मतलब हमें अगर ये कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे आपको ये s दे दिया गया और आपको ये पता चल जाए कि हम ds बाई dt कैसे निकालते हैं, तो हम बड़े आराम से किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करके बता देंगे। अगर हमें s पता है t के रेस्पेक्ट में तो हम तुरंत ds बाई dt करेंगे और उसकी वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहां पर यही सीखने जा रहे हैं कि हम किसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्योंकि उस डिफरेंशिएशन का यूज क्या है वो आपको यहां पर अभी बताया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, बस दोनों में अंतर क्या है, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड दिस इज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो उस क्वांटिटी का इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम s को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है,
तो जो ds बाई डी टी है वो इस s का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है। जब हम v को डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई डी टी लिखेंगे, तो वो वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब हम dv बाई डी टी लिखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसी को हम क्या बोलते हैं, x बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं चीजों के लिए ये डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और ये चीज बहुत जगह पर यूज होगी। जैसे अगर हम dp बाई डी टी लिखेंगे, कहीं पर dp बाई डी टी करेंगे तो वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर देगा। तो मतलब अगर कहीं पर भी ऐसी क्वांटिटी आ गई, dp मोमेंटम आ गया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो आपको फोर्स दे देगा। यानी कि हमें डिफरेंशिएशन बस पता होना कैसे करेंगे, बाकी जहां पर जैसी जरूरत होगी हम उसको यूज करके उन क्वांटिटीज को निकाल लिया करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर एक रिलेशन दिखाया गया, तो आप इस रिलेशन को समझ लो। ये जो dy बाई डी एक्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये जो dy बाई डी एक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन इसका एक्चुअल और मीनिंग, मतलब इसका नाम क्या डाला गया, जैसे पूरा डिस्क्राइब करके हमने पढ़ दिया, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव भी बोल दिया जाता है। डेरिवेटिव कह दिया गया, उसका भी मतलब यही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर देखो। जैसे आप यहां पर सोचो कि जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, इसमें अगर हम इस डेल्टा x की लिमिट को बहुत छोटा कर दें, ठीक है, ये जो पढ़ा जाता है वो उसे पढ़ा जाता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। मतलब यहां पर क्या है कि डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, डेल्टा x जो है उसके लिए लिखा गया डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो जीरो की तरफ जा रहा है, वो जीरो नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं समझना कि डेल्टा x इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, जीरो की तरफ जा रहा है। जीरो की तरफ जाने का मतलब क्या है कि वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, जितना छोटा आप कर सकते हैं। इसीलिए तो यहां कहा गया था कि बी पॉइंट को अगर हम बहुत क्लोज ले आए, तो जब बहुत क्लोज ले आएंगे तो ये डेल्टा x बहुत छोटा हो जाएगा, और जब डेल्टा x छोटा होगा तो डेल्टा y भी ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। जैसे आप देखो, इसको यहां से यहां लाए तो दोनों क्वांटिटीज कम हो गई ना, ये भी कम हो गया और ये भी कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डेल्टा x को बहुत छोटा करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा x जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो नहीं है, जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कि बहुत छोटा होता चला जा रहा है। तो उसके रेस्पेक्ट में डेल्टा y भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर डेल्टा x बहुत छोटा होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, dx। डेल्टा y बहुत छोटा होगा तो उसको क्या लिखेंगे, dy। दैट मीन्स हम कह सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर हो गया। एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, और वो क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका ये पॉइंट जितना हमने समझाया वो समझा हुआ है। ठीक है, तभी वो क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। बाकी अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझे हुए हैं तो वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए आपको समझाया गया है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा था कि तुम्हें ये लग रहा है फालतू में ही भौंक रहे हैं, आगे पढ़ाएं कुछ अच्छा। ठीक है, तो सारी चीजें अच्छी ही पढ़ाएंगे, गलत कुछ नहीं पढ़ा रहे। बहुत से लोग ध्यान से भी समझ रहे थे, बहुत से लोग इधर उधर अपना ऊँघ रहे थे, बैठ के सो रहे थे। दिखता सब यहाँ से है, लेकिन सोचते हैं क्यों भी बेइज्जती करें, थोड़े दिन बात करेंगे और रिलैक्स हो लेने दो। जब समझ में नहीं आएगा आगे तब हम सुनाएंगे अच्छे से। आते ही सोने लगते हैं। ठीक है वैसे हम लोरी सुना रहे हैं इनको, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं पढ़ लो बेटा, लेकिन पढ़ो क्या, रात भर रील देखते हैं, दिन में सोते हैं क्लास में बैठ के। क्या वहां नींद आ रही थी, एसी वहां लगा है, वहां सोएंगे, अच्छे से नींद आएगी। तो ये वाला हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये हमें बस जस्ट समझना था कि जो डिफरेंशिएशन है उसका मतलब क्या है, वो हमें समझाना था। टेंजेंट है उसका मतलब, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में यूज होना है बहुत अच्छे से, और बार बार हम ये सब रिपीट करेंगे नहीं। हम बता दिया आज टेंजेंट का मतलब क्या है, तो अब तुम सब याद रखो, तुम्हें समझना है, याद रखना है तो तुम्हें याद रखना, हमें बार बार वो चीजें रिपीट नहीं करनी। तो आपको यहाँ पर इसीलिए हमने बताया था कि जो भी चीज बता रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा पीछे इसमें कुछ पढ़ाया तो है नहीं, इसमें क्या यूज होना है। ठीक है, यूज सब होगा, ये भी यूज आएगा।
इसमें जो पॉइंट बताया था तुम, ठीक है, यहां पर जो बताया ये भी यूज होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे जब, तब तुमको सही समझ में आ जाएगा कि क्यों ये सब पढ़ाया गया था। तो यूज सब होना, टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब क्या है वो भी यूज होगा, उसका ये जो मीनिंग बताया गया ये भी यूज होगा। ये रिलेशन जो है ये हालांकि यूज नहीं होती, इसलिए इस पर ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। एनसीईआरटी में कुछ जगह पर इस रिलेशन को लेकर भी चीजें समझाई गई हैं, ठीक है, लेकिन खैर वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन बाकी चीजें जो बताई गई उनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर अब आ जाते हैं हम लोग। तो ये तो जो पॉइंट आपको बताए गए हैं ये जस्ट आपको बेसिक पॉइंट थे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। अब हमें यहां पर समझना है कि हमें एक बात समझ में आ गई कि हमें ds बाई dt निकालना है या हमें dv बाई dt निकालना है। तो इसके कुछ नियम बनाए गए कि आपको अगर s दे दिया गया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ठीक है, ऐसे दे दिया गया, तो इससे हमें ये पता है ds बाई dt का मतलब वेलोसिटी, तो हम इसका ds बाई dt करेंगे कैसे, ठीक है। जैसे कहीं पर आपको दे दिया गया 3 cos स्क्वायर थीटा, अब ये y अगर ऐसे दे दिया गया या ओमेगा t दे दिया गया, अब आपको ये समझना है कि हमें यहां पर अगर dy बाई dt करना है, मतलब इस पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम करेंगे कैसे, उसके रूल्स क्या हैं। जैसे हमें ये तो पता है, जैसे मान लिया आपको एसएचएम की इक्वेशन दे दी गई, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना एसएचएम वेव, तो y इज इक्वल टू आपको दे दिया गया a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, आपसे कह दिया गया ये एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, या पोजीशन कहते हैं उसकी है। तो आपसे कहा गया कि इसकी वेलोसिटी बताओ, तो हमें ये पता है कि जो y है, जो पोजीशन है, उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा कि हम पोजीशन को डिस्प्लेस यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन हमें जब डिफरेंशिएशन आता ही नहीं होगा तो हम आगे कर ही नहीं पाएंगे। अब हमें सीखना क्या है कि इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करें, इसको हम क्या लिखें आगे, जब हम यहां dy बाई dt लिखेंगे तो आगे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, y लिखा है तो ये लिखा है, तो dy बाई dt करने पर क्या लिखेंगे, या हमें एक्सलेशन निकालना होगा, तो हम ये जो v आएगा उसको फिर से हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो हमें ये तो यहां पता है बेसिक पॉइंट जो भी आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बताया गया, लेकिन हम इसके आगे क्या लिखेंगे वही हम सीखने जा रहे हैं। तो वही रूल्स जो हैं, वही जो नियम है और फार्मूले हैं, वही हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अब आप खुद सोचो कि अभी हमने आपको एसएचएम नहीं पढ़ाया, आपको वेव नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर हमने आपको बता दिया ये इक्वेशन और हमने कैलकुलस आपको समझा दिया, तो आपको अगर हमने ये फंक्शन दे दिया कि ये एसएचएम का फंक्शन आप वेलोसिटी बताओ, तो भले तुम्हें एसएचएम नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें अगर डिफरेंशिएट करना आता है तो डिफरेंशिएट करके तुम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लोगे, ठीक है। अगर आपको इसी को डिफरेंशिएट करके एक्सलेशन निकालने को बता दिया गया, एक्सलेशन निकालो, तो वो भी डिफरेंशिएट करके आप बता दोगे, भले तुम्हें एसएचएम के बारे में कुछ पता है नहीं पता, तो हम मैथमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। बाकी जब हम पढ़ेंगे एसएचएम तो हम समझ ही जाएंगे एसएचएम का मतलब क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एसएचएम क्या होता है, उसमें और सारी चीजें क्या होते हैं, लेकिन मैथमेटिकली तो हम स्ट्रांग रहेंगे। जैसे आपको बता दिया गया ये इक्वेशन आई, इसको डिफरेंशिएट करो, आपको डिफरेंशिएशन आता है, आपने तुरंत बता दिया उठा के कि ये वेलोसिटी होगी, एक्सलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही मैथमेटिकल चीजें जा रहे हैं यहाँ पर जो पूरी फिजिक्स में यूज होनी है, ठीक है। बहुत जगह पर स्लोप का यूज आता है, बार बार स्लोप का यूज आएगा कि इसका स्लोप ये रिप्रेजेंट करेगा, इसका स्लोप ये रिप्रेजेंट करेगा, तो इसीलिए वही चीज आपको समझाएगी कि इसी क्वांटिटी को हम उस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए स्लोप बोल देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग आगे पढ़ते हैं, जैसे जब आपको चीजें समझी होंगी तो कॉन्सेप्ट आपको इजीली याद रहेगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि मोमेंटम और टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप, जैसे आपसे कह दिया गया कि मोमेंटम, ठीक है, टाइम है और मोमेंटम है यहां पर, और इसका हमने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपसे हमने कह दिया कि इसमें कुछ वैल्यूज दे दी हमने आपको, हमने कह दिया आप ये जो पी यहां पर मान लीजिए ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर जब पार्टिकल है तो इस टाइम पर आपको उस पर लगने वाले फोर्स को बताना है क्या होगा। अब हमें पता है कि जो फोर्स है न्यूटन्स लॉ से वो क्या होगा, डीपी डिवाइडेड बाई dt, और हमें ये चीज पता है कि डीपी बाई dt क्या होता है, tan थीटा। यानी कि अगर हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे और हमें ये बता दिया जाए कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, ठीक है, ये आपको डेटा से पता चल जाएगा या क्वेश्चन में जो भी दिया जाएगा। अब आपको इस ए पॉइंट पर फोर्स बताना है, तो हमें पता है ये मोमेंटम है, ये टाइम है, और उसका जो स्लोप होगा वो हमें देगा फोर्स, और फोर्स क्या है, tan थीटा।
तो हमने देखा कि इस लोकेशन पर जब हमने स्लोप ड्रॉ किया तो एंगल क्या आया 45, हमने उठाकर यहां रख दिया थीटा की जगह 45, tan 45 1, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा होगा पार्टिकल पर। ठीक है, तो ये आप समझो इस सीरियसनेस को, इस यूटिलाइजेशन को, कि जो आपको बताया गया है तो उसमें हमने जो भी यहां पर आपको समझाया, तो ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में जो मैथ यूज होगी वो तो अभी पढ़ने जा रहे हैं ना। मैथ को आप तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब पता लगा ये वाला कॉन्सेप्ट आप तैयार ही नहीं कर रहे हैं, आपको याद ही नहीं, भूल गए, तो जब हम वहां बताएंगे तो आप फिर परेशान होंगे। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपके यूज की हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अब सीधे फॉर्मूलों पर। देखो यहां पर हम पहले लिख रहे हैं, पहले आप देख लो फिर आप लिखना। ठीक है, जैसे y इक्वल टू हम c लिख रहे हैं, जहां पर ये जो c है, वेयर c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, c क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये हो गया यहां पर। और दूसरा यहां पर है पॉइंट, इसको हम अलग लिख देते हैं वरना प्रॉब्लम हो। यहां पर हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूले में जो c टर्म हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, एक कांस्टेंट है। c टर्म क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर हम तीन फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू c लिखा हमने, और दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू x, और तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं यहां पर y इज इक्वल टू c x टू द पावर n। जब आप मैथमेटिक्स की, कैलकुलस की बुक उठाकर देखेंगे तो जो 12th 11th 12th में जो मैथ पढ़ाई जाती है तो उसमें आपको इनके भी डेरिवेशंस मिलेंगे कि ये फार्मूले कहां से हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल होता है, उसके हिसाब से वो चीजें डराइव की जाती हैं, लेकिन वो सब हमें करना नहीं होता, वो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को बताया जाता है, क्योंकि उनके उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये डराइव होकर कहां से आया, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं। फाइनली उन लोगों को भी फार्मूले याद करने पड़ते हैं, तो उनको दोनों चीजें करनी पड़ती है, उसका डेरिवेशन भी ध्यान रखना होता है और फार्मूले, लेकिन हम लोगों को सिर्फ फार्मूले ध्यान रखने। तो अगर हम y इज इक्वल टू c लिख रहे हैं तो c क्या है, कांस्टेंट। तो अगर कोई कांस्टेंट है और उसका आप dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है मतलब नियत है, वो चेंज ही नहीं हो रही है, तो अगर आप उसका चेंज निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे अगर कह दिया गया 2, तो अब 2 में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है कोई y इज इक्वल टू 2, तो अब y अगर 2 के बराबर है तो हम इसका चेंज निकालेंगे तो जीरो तो आएगा, क्योंकि तो फिक्स है ना, कांस्टेंट है। तो इसी तरह से जब भी कोई कांस्टेंट होगा तो उसका जो dy बाई dx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखो, जब हम यहां पर dy बाई dx करेंगे, ठीक है, तो इसका dy बाई dx, इसका जो फार्मूला है वो उसके हिसाब से ये 1 आएगा, तो यहां पर हमने लिखा 1। और ऐसे ही यहां पर, अब इनके डेरिवेशंस नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये तो मैंने कांस्टेंट वाला आपको समझा दिया क्योंकि इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी चीजें जो हैं वो आपको यहां पर एज अ फॉर्मूला याद रखना है। अब जैसे dy बाई dx इज इक्वल टू c टू द पावर x टू द पावर n लिखा हुआ है, तो जो कांस्टेंट है उसको ऐसे रखेंगे, छोड़ देंगे हम, और जो x टू द पावर n है इसको हम लिखेंगे n x n माइनस 1। ठीक है, ये dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है कि अगर आपको ऐसे दिया गया और उसका कहा गया dy बाई dx निकालो, तो आप dy बाई dx क्या करेंगे, c ऐसे रखेंगे, n को पहले लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके उसकी पावर लिख देंगे। ठीक है, नोट करेंगे तीनों, जैसे हमने लिखा है वैसे ही आप एक लाइन में ही सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है, साथ में हम लोग एग्जांपल्स देखते चलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल यहां पर है, जैसे कुछ भी ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, तो अगर इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमें लिखना है dy बाई dx, तो हम dy बाई dx लिखेंगे। तो आप देखो ये इससे मैच कर रहा है ना,
सी एक्स टू द पावर एन से, तो उसमें क्या कहा गया, जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखेंगे, तो यहां पर 3 को हमने ऐसे रख दिया, और फिर x टू द पावर 4 x टू द पावर n से मैच कर रहा है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, n पहले रखेंगे और फिर n माइनस 1, तो यानी कि हम 4 को पहले रखेंगे यहां पर, ठीक है, और देन हम x रखेंगे और यहां पर क्या रखेंगे, 4 माइनस 1, ठीक है। अब यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12, और ये हो जाएगा x टू द पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर जो ये बीच में हम टर्म लिख रहे हैं ये अननेसेसरी ही होता है, इसका कोई मतलब नहीं लिखने का, बट मुझे समझाना है इसलिए हम लिख रहे हैं। जैसे अगर आप देखो तो ये हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते थे, हमें ये सीधे सीधे लिख देना चाहिए। जैसे आप सोचो कि आपको पता है कि जब हम dy बाई डी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो ये 4 पहले आ जाएगा, तो सीधे मल्टीप्लाई कर लें, 4 इंटू 3 12, तो हमने क्या लिख दिया 12, और फिर हमें क्या लिखना, 4 माइनस 1, तो सबको पता है 4 माइनस 1 क्या होता है 3, तो यहां पर 3 लिख दिया। तो ये बीच वाला टर्म लिखने की क्या कोई जरूरत थी, नहीं, लेकिन वो अभी हमने इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आ रहा होता है, तो ऐसे ही हमने फार्मूले के हिसाब से पूरा लिख दिया और देन हमने सॉल्व करके अगले टर्म में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग कुछ और टर्म्स जोड़ दे रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू, मान लिया यहां पर लिख दिया गया 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6, ठीक है, ऐसे लिख दिया गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है यहां पर, तो आप देखो यहां पर कि जब आप इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब फिर से वैसे ही हम लोग करेंगे, तो जैसे ही जो 4 है इसको हमने ऐसे रख दिया, और फिर यहां पर ये जो यहां पर 2 है इसको हम पहले लाएंगे 2x और 2 माइनस 1, ठीक है, तो 4x स्क्वायर में ये वाला फार्मूला लग गया। अब उसके बाद क्या है 8x, तो हम यहां पर जो भी कांस्टेंट है उसको तो ऐसे हम छोड़ दिया, ठीक है, x जो है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो जहां x है वहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जहां x है वहां पर 1 आ गया, और माइनस 6 कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 0, तो इस तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा 8x, ठीक है, ये 4 इंटू 2 8 और पावर हो जाएगी 1, और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से करेंगे हम लोग, यहां पर जो भी ये टर्म दिए गए हैं तो उसमें अलग अलग टर्म्स तीनों को ऐड कर दिया गया इसमें, तो ऐसे आपको बस जो फॉर्मूला बताएगा फॉर्मूला याद रखना है, फार्मूला याद है तो आपको बस जस्ट जो जैसे बताया जा रहा है वही काम आपको करना है, उसमें और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट फार्मूले को अप्लाई करना है बस यहां पर, तो फार्मूले आपको सभी याद होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, y इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 7, फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर स्लोप बताना है क्या होगा। जल्दी करो सभी लोग, हाँ 16 किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही 1 अपान एक्स स्क्वायर तो इसको ऊपर ले जाओ बस, और क्या करना है, x माइनस 2 हो जाएगा, मतलब पहले आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पर y इज इक्वल टू 6x क्यूब और प्लस x टू द पावर माइनस 2 माइनस 7। अब आप इसको करो, और ये अगर नहीं कर पाए तो समझ लो तुम्हारा क्या होने वाला है, बैठे ऊंघ रहे थे जो, आप कहो जो जो ऊंघ रहे थे उन्हीं को खड़ा करें एक तरफ से, बताओ बेटा क्या आंसर है, तब तुमको पता चल जाएगी हकीकत। अगले टर्न से आना बंद कर देते तो खड़ा कर दो।
फिर हमको घर पे फोन करना पड़ता है। क्या आएगा आंसर? 16 आएगा। तो यहां पर यह आंसर बिल्कुल सही है, 16। अब जैसे यहां पर अगर हमें करना है तो काम तो वही करना है, जस्ट आपने क्या लिखा, dy डिवाइडेड बाई dx। अब डायरेक्ट करो, ठीक है। जैसे अभी तक हम अलग अलग दोनों में हमने फॉर्मूले अलग अलग पूरा लिख कर आपको दिखाया। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 6 से तो क्या हो जाएगा 18, और फिर x, और 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया, nx n माइनस 1, तो n इधर आया तो 6 इंटू 3 क्या हो गया 18। जैसे ये किया है वैसे तो कर रहे हैं। 4x स्क्वायर था, यहां नंबर बदल गया, बस 6x क्यूब हो गया। एंड प्लस यहां पर तो आप देखो यहां प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये -2 आएगा ना, तो x n माइनस 1, बस इतना याद रखना है। तो -2 पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा -2, और x और -2 माइनस 1 तो -3 आ जाएगा, ठीक है, उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए। और जो 7 है उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन आ जाएगी। यहां पर अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम एक ऐसे करके लिख दे रहे हैं। फिर जैसे यहां पर -2 -1 हो जाएगा, और माइनस यहां पर 7 कांस्टेंट है 0, तो एक तरह से dy बाई dx यहां पर आ जाएगा। अब इसमें हम रखेंगे, यही तो स्लोप है, तो हम रखेंगे यहां पर क्या, पुट x इज इक्वल टू 1। तो आप जब रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा स्लोप dy बाई dx, को स्लोप लिख देंगे हम, dy बाई dx इज इक्वल टू 18x मतलब 1 का स्क्वायर, और -2 यहां पर फिर 1 रखेंगे, -2 माइनस 1 -3 हो जाएगा। तो 1 की पावर चाहे 1 करो, 3 करो, -1 करो, कुछ भी कर दो, वो 1 ही रहेगा। तो ये क्या आ गया 18 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 16। नोट कर लेना आपने। तो ये इसी तरीके से इस टाइप के जो भी फंक्शंस होंगे उसमें आपको इसी तरीके से यहां पर करना है। जल्दी से नोट करेंगे। अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ फार्मूले पढ़ रहे हैं, फार्मूले होते हैं और फिर देन कुछ रूल्स होते हैं। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, जस्ट बेसिक जो फॉर्मूले हैं। अच्छा, इसमें तुम्हें बताया, जैसे एक बार यहाँ तो हमें याद ही आ जाता है, तो एक बार बहुत पहले हम पढ़ा क्लास में, तो एक स्टूडेंट जो है वो बाद में आया क्लास के बाद, फिर उसने हमको एक नया ही कॉन्सेप्ट बताया। कहा जैसे हमने लिखा, मान लिया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस या -6 कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो उसने कहा ये जो 0 आना चाहिए। तो हमने कैसे, कह रहा है जैसे dy बाई dx जब आप करेंगे तो आपने बताया, कह रहा आपने बताया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो उसने कहा ये 4 तो कांस्टेंट है, तो ये तो हो जाएगा 0, और इधर का ये हो जाएगा 2x। फिर कहा ये 3 भी कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1, और ये तो है ही है, तुम्हें पता ही, का बराबर 0। हमने कहा बेटा ऐसे तो पूरी कैलकुलस 0 कर दोगे तुम, और न्यूटन होते तो न्यूटन लेबनिज मिल के मारते तुमको दोनों, पहले से उनका मूड खराब था बहुत ज्यादा। ऐसे करेंगे तो पूरी मतलब कैलकुलस ही 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर कहीं पर मान लिया कुछ नहीं, मान लिया यहां पर 4 नहीं होता, ठीक है, तो आप कहते 4 नहीं, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। तो 1 भी तो कांस्टेंट है, और 1 अगर कांस्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, मतलब कुल मिला के आना 0 है, यानी कि दैट मींस कैलकुलस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है यहां पर आप यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो टर्म्स यहां पर आते हैं, जैसे ये 4x स्क्वायर है, ये 3x है, तो ये जो भी टर्म्स हैं ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये वेरिएबल टर्म्स है। कांस्टेंट वो है मतलब अकेला कांस्टेंट, क्योंकि अगर आप 4x स्क्वायर को देख रहे हैं तो ये कांस्टेंट कहां है, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है, जब x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू कांस्टेंट का, कांस्टेंट होता तो चेंज ही नहीं होता। जैसे अगर हम ये -6 की बात करें तो 6 में x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, जब उसमें x है ही नहीं तो रखोगे क्या तुम, तो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 तो 6 ही रहेगा। लेकिन अगर यहां देखें तो x की वैल्यू 0 1 2 3 रखते जाएंगे तो ये पूरा 4x स्क्वायर की वैल्यू बदलती जाएगी।
तो इस कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल लगा हुआ, तो ये पूरा टर्म ही वेरिएबल हो गया, ये पूरा टर्म वेरिएबल हो गया। जब कोई अकेला कांस्टेंट होगा तो वो क्या होगा, जीरो, तब उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, मिटा दें इसको, वरना नोट्स जाएंगे ये ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन वाले तो यही पढ़ लेंगे कि अच्छा सब जीरो होता है, कैलकुलस मतलब जीरो, क्योंकि वो पेन तो चलाते नहीं है, लेट के पढ़ते हैं ना ऐसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूले पर। तो तीन फॉर्मूले हुए हम लोगों का, चौथा फॉर्मूला ये आएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर एन एक्स, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एन एक्स, जहां पर n जो है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एन एक्स, तो e तो आपको पता ही है एक नंबर होता है 18, और जो यहां पर n है वो क्या है, वो हम लोग लिख लेंगे वेयर n इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। आप देखो यहां पर हम इंटीजर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, नंबर। मतलब नंबर और इंटीजर में अंतर, इंटीजर का मतलब पूर्ण संख्या होती है, मतलब इंटीजर जैसे अगर हमने 2 लिखा तो ये इंटीजर है, लेकिन हम 2.1 लिख देंगे तो ये इंटीजर नहीं है। 2.1 तो है लेकिन वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर का मतलब पूर्ण संख्या, 2 3 4 5 ये इंटीजर्स होते हैं। तो यहां पर जो n है वो कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख दो, चाहे 2 लिख दो चाहे 2.5 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो फार्मूला होगा, दैट विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n, मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल फार्मूला, जो भी n है उसको आप पहले लिख दो और बाकी जैसे है वैसे ही फिर लिख दो e टू द पावर nx। मतलब इसमें क्या करना है, अगर e टू द पावर nx कहीं पर है तो उसमें dy बाई dx करते समय n को उठा के पहले रख दो, बस इतना ही आपको करना है यहां पर। ठीक है, चाहे वो प्लस हो या माइनस, जैसा है वैसा उठा के रख दो और आगे e टू द पावर nx लिख दो। जैसे दो छोटे एग्जांपल्स पहले हम लोग देख लेते हैं यहां पर, जैसे एग्जांपल 1 अप्लाई करके दिखा देते हैं कि y इज इक्वल टू, मान लिया e टू द पावर 4x होता। अच्छा e तो आपको पता ही ना, e के लिए आपको हमने पहले बता रखा है कि एक नंबर होता है 2.718, एक्सपोनेंशियल नंबर होता है ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ऐसे बनाए जाते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, वो आगे ग्राफ में भी आएगा। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर 4x। अब आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, तो आपसे क्या कहा गया कि इसमें n की वैल्यू क्या है, 4 है ना, तो जब आप इसका dy बाई dx लिखेंगे तो आपको यही तो लिखना है, जो n है उसको पहले लिख देना है, तो n की जगह पर क्या है 4, तो आपने यहां लिखा 4 और e टू द पावर 4x, बस इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल ले लें माइनस वाला, मान लिया y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 6x लिखा होता, ठीक है, तो हम क्या करते, dy बाई dx इज इक्वल टू -6, n की जगह क्या है -6, तो -6 पहले लिख दिया और आगे लिख दिया e टू द पावर -6। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्म, ये भी यूज कराया गया है आप लोगों के यहाँ। तो e टू द पावर nx जो है, तो उसमें बस n को पहले लिख देना है, बाकी और कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, एक एग्जांपल इसका और करके दिखाओ तुरंत। y इज इक्वल टू 4x² प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर -2x। अब दोनों को मिक्स कर दिया, जो पहले हमने करा एग्जांपल्स और जो यहां पर हमने पढ़ा, दोनों चीजों को मिक्स कर दिया, 4x² प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर -2x। फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 1। स्लोप यानी कि वही dy बाई dx आपको निकालना है x इज इक्वल टू 1 पर। e की वैल्यू नहीं रखनी है, e के टर्म में ही आपको बताना है, बात x की वैल्यू रखेंगे बस, e की वैल्यू नहीं रखना, e के टर्म में आपको आंसर बताना है। 5 माइनस 2 ई टू द पावर -2, यह आएगा, x तो 1 है ना, सभी लोग करो।
सारे फंक्शंस हम लोग पीछे कर चुके हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर से पीछे आपको बताया गया, दोनों चीजों को मिक्स कर दिया गया है बस। सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4x² प्लस ये ऊपर ले जाएंगे x टू द पावर -3 और प्लस e टू द पावर -2x। देन आप लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप डायरेक्ट ही करेंगे, अलग अलग बार बार लिखेंगे तो उतने स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। जैसे हमें पता है ये 4x², तो 4x² का क्या हो जाएगा, क्या होगा, 8x हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो जैसे यहां था ना 4x² का, तो हमने कैसे करके दिखाया, 4 फिर x² का 2x2 - 1, तो फिर ये 2 × 4 क्या हो गया, 8x। तो ये डायरेक्ट करेंगे ना, 2 यहां पर आएगा, 8 हो गया, और x और 2 - 1 मतलब 1। बस आपको फार्मूले याद रखने हैं, उसी फॉर्मूले में वैल्यूज रखते चले जाना है बस, और कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल आसान है यहाँ पर। तो 4x², ये 2 पहले आएगा तो बन जाएगा 8 और x और 2 - 1, ठीक है। तो 2 - 1 1 ही रहेगा, छोड़ दो उसको। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये 3 पहले आ जाएगा तो -3x और -3 -1 हो जाएगा। nx n -1 में वैल्यूज रखनी बस आपको। तो ये -3 -1 कितना हो जाएगा, -4। और फिर यहां पर तो सिंपल है कि जो भी ये है, जैसे यहां पर बताया ना -6 था तो इसको पहले लिख दिया, बाकी सब वैसे रहा। तो यहां पर -2 को हम पहले रखेंगे और बाकी वही चीज फिर से लिख देंगे -2x, ठीक है। अब हम रखेंगे यहां पर पुट x इज इक्वल टू 1, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 8 - 3, क्योंकि x जब 1 रखोगे आप तो 1 का स्क्वायर करो, 1 सिंगल हो, 1 पर पावर माइनस लगाओ, वो 1 ही रहना है। 8 - 3 -2 और e टू द पावर -2, x की जगह पर 1 रख दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, 5 - 2 e टू द पावर -2। फंक्शंस जब मिक्स कर दिए जाएंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये इतना पार्ट हमने पीछे भी किया था, अब उसमें आगे उठाकर e टू द पावर -2x हमने ऐड कर दिया, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से करना है। तो जो जैसे रूल जहां जहां जो बताए गए वैसे आपको यूज करने हैं, आप नोट कर लेना आपने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म करते हैं, फॉर्मूला नंबर 5। y इज इक्वल टू log x बेस e, ठीक है, या फिर इसको हम लोग ln x भी बोलते हैं, ठीक है। इसको नेचुरल लॉग बोला जाता है जब हम बेस e में लिखते हैं, तो ये नेचुरल लॉग हो गया। तो अगर ऐसा है तो इसका जो dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx वो हो जाएगा यहां पर 1/x। मतलब अगर कहीं log x मिल गया तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/x लिख देंगे। ठीक है। अब यहां पर भी एक दो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम इधर बता रहे हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू log x बेस e और पावर यहां पर लगा दिया 4, ठीक है। तो अगर हमें इसे करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें जो वो फॉर्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में एक जगह पर बताया भी था, अब यहां पर फिर से देख लेते हैं कि अगर log m टू द पावर n लिखा गया कहीं पर, ठीक है, जैसे यहां पर लिख देते हैं log m टू द पावर n, तो इसको हम क्या लिखते हैं, n log m लिखते हैं, ठीक है। वो जो पावर है वो पहले आ जाती है n log m, तो उसी बेसिस पर डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट नहीं करें, क्योंकि हम यहां पर जो है log x को 1/x लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर देना कि log x पावर 4 है तो 1/x पावर 4 लिख दिया। जैसे बताया गया जो फार्मूला है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, जो फार्मूला x है तो x ही रहना चाहिए। तो ये वाला जो 4 है m टू द पावर n, उसके हिसाब से ये वाला 4 चला जाएगा पहले, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 log x बेस e, एंड देन आप dy बाई dx करेंगे।
अब dy बाई dx करेंगे तो 4 तो जैसे है वैसे ही रहेगा, और log x बेस e का डिफरेंस, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन log x का 1/x, तो जहां log x बेस e है वहां पर क्या लिखेंगे आप 1/x, दैट मीन्स ये आंसर आ जाएगा 4/x। इसमें भी एक और मिक्स करके दे रहे हैं एग्जाम्पल, वो आप करिए। y इज इक्वल टू 6 log बेस e x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 2। फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 2। 6 log x स्क्वायर है, बेस e है, क्या आएगा 41। 41 तो कोई कुछ लोगों का 41 आ रहा है, 41। ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं इसमें दिक्कत क्या आ रही, सभी का क्यों नहीं आ पा रहा है? हम्म, 41 41 हो गया ना सबका? कितने लोग ने निकाला 41? हाथ उठाओ जरा। ये बाकी लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे? हाँ तुम बताओ, तुम बताओ क्यों नहीं आया तुम्हारा? नहीं पीछे तुम्हारा ही तुम्हारा तुम्हारा तुम्ही से पूछ रहे हैं। ब्लैक टी शर्ट विद मेरे जैसे गॉगल्स, ठीक है। हाँ तुम्हारा नहीं आया 41? क्यों नहीं आया? नहीं आया? अभी ट्राई कर रहे हो? करो 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 ट्राई। और कौन नहीं आता? हाँ ये तुम्हारे बगल में जो बैठी इसको बताओ। हाँ, तुम्हारा क्यों नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं नहीं, हाँ तुम्हारा ही आ गया। लाओ दिखाओ। कर रहे? तुम्हारा आया कि नहीं? कहाँ आया? तुम्हारा आया? चहल पहल हो गई। आ गया? ना आने का सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम्हारा दिमाग यहां नहीं है, बस। और उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं। जैसे ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो है नहीं कि यार इसमें मोमेंटम पहले कंजर्व कराएंगे फिर इसमें टॉर्क वाला फॉर्मूला लगेगा, कुछ ऐसा है? या कौन सा तुमको कॉन्सेप्ट सोचना पड़ रहा है, कौन सी में रॉकेट साइंस तुमको लगानी पड़ रही है कि तुम्हारा आ नहीं रहा? तो तुम्हारा दिमाग यहां नहीं है, बस, और कुछ नहीं। ये जान लो, ये सब जो चीज इतनी आराम से बता रहे हैं, यही सब चीजें आगे तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगी अगर तुमने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान नहीं दोगे तो यही सारी चीजें प्रॉब्लम है, और इसमें कुछ है नहीं। मतलब जैसे तुम्हें अगर कह दिया, ये वैसे ही है जैसे तुमसे कह दिया गया एरिया का फार्मूला होता है L इंटू बी, एल की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, तो बताओ एरिया कितना? हमको क्या पता कितना, तुम जानोगे? तो हमको बुरा नहीं आ रहा है, हम वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं, हमारा दिमाग यही नहीं कर पा रहा है कि 2 यहां रखना है, 3 यहां रखना है, गुणा करके 6 लिखना है। यही है बस। यहां और क्या कर रहे हैं बताओ? ठीक है, इसके अलावा कुछ और हो रहा है? जैसे यहां पर है, तो ये कौन सा भयानक चीज है भाई? यहां पर आपसे कहा ऐसा तुम्हें दिख जाए तो उसको ऐसा लिख देना, यही तो है, इतना ही तो है कि ऐसा दिख जाए तो ऐसा लिख देना। तो हमें यहां पर ऐसा दिख गया log x, तो हमने उसको 1/x लिख दिया। 4 जो कांस्टेंट है उसको कहा गया जैसा है वैसा छोड़ दो, वही यहां करना है। आपको यहां पर करना क्या था?
यहां पर सबसे पहले जैसे ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में ये वाला फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है ना, तो कि अगर आपको m टू द पावर n कहीं दिख जाए तो वो पावर पहले लिख दो। तो हम पहले यहां पर पावर को लिख दें, यहां पर 2 को यहां पर, तो 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा log x बेस c, एंड प्लस जो जैसे है वैसे छोड़ दो, 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, क्योंकि अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हमने डिफरेंशिएट अभी हमने सिर्फ y ही लिखा है, बस हमने सिर्फ ये किया कि ये जो फॉर्मूला था इसमें ये 2 को पहले लिख दिया बस, जो कि आपको यहां पर हम पहले ही बता चुके थे कि अगर ऐसा होगा तो वो पहले आ जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। देन आपको क्या करना है, dy बाई dx करना है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है 12। अब आपसे क्या कहा गया कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो उसको ऐसा लिख दो, यही तो फॉर्मूला है। तो अगर यहां पर log x बेस ये है तो इसको हम क्या करेंगे 1/x प्लस, अब इसमें क्या कहा गया, ये जो 9x स्क्वायर है ये आप इतनी देर से वही कर रहे हैं, यही वाला तो है cx टू द पावर n, इसमें भी हमने 4x स्क्वायर किया, इसमें 3x टू द पावर, इतनी देर से वही सारी चीजें तो बताई जा रही हैं। तो अगर यहां पर 9x स्क्वायर है तो 2 को पहले ले आओ, यही तो कहा कि 2 को पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 और x और 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस x, x का फार्मूला, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो x को आपने 1 लिख दिया, और 6 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो कांस्टेंट है। आप बताओ वो जो एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जैसे उसमें एल और बी की वैल्यू वैसे तो यहां कर रहे हैं, इसमें कौन सा बहुत बड़ी चीज लगा रहे हैं, सिमिलर बिल्कुल वैसे ही सिंपल सा है कि आपसे कहा गया जो फंक्शंस हैं उनको अपने दिमाग में भर लो कि ये चीज है तो इसको ऐसे करना है, हमें बस फार्मूले बताए जा रहे हैं ना, फॉर्मूले तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, फॉर्मूले नहीं याद करोगे तब थोड़े कर पाओगे आप। अब यहां पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू 2 रखनी है, पुट x इज इक्वल टू 2, तो जो स्लोप हो जाएगा इसी dy बाई dx को हम स्लोप कहेंगे, तो ये 12/2 हो गया, प्लस ये 18 इंटू 2 हो जाएगा, और यहां पर हो गया -1, ये कितना है 6, ये है 36 माइनस 1, यहां पर क्या हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 42 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 41, बस यही आंसर हो गया। यही चीजें सब आप नहीं सीखोगे, नहीं करोगे, अब इस पे अगर आप नहीं आ रहा है तो घर पे जाके इसको लगाते रहो जब तक ये आपको, जब तक इसका एक पॉइंट आपको समझ में ना आ जाए तब तक इसी क्वेश्चन को 10 बार कर डालो। तो ज्यादा अलग अलग करने की जरूरत नहीं, ये नहीं कि हम यही क्वेश्चन नहीं करेंगे तो अब क्या है वो तो हमें रट जाएगा, हाँ तो रट जाने दो, ठीक है। तुम्हें यही क्वेश्चन बार बार करना है कि कैसे हम अप्लाई करें, आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना, बस वही सीखना है। यहाँ ये इतने नहीं कि 50 एग्जाम्पल करेंगे तब आपका हो जाएगा, 50 का 500 कर डालोगे तब भी नहीं आएगा, और एक से ही आ जाएगा सब आपको, क्योंकि अगर आपने उस चीज को समझ लिया कि क्या कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें वैल्यू बता 6 की हम 3 रख दें तो क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा उसके क्यूब लिख दें, 4 लगा दें, या 9 की जगह 8 बदल दें, तो उससे क्या जाएगा, ठीक है। तो आपको जो बताया गया वैसे करो, क्योंकि ये चीजें नहीं आएंगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज है ना। तो अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे, तभी मैंने कहा था कि हम फिजिक्स थोड़े पढ़ रहे हैं अभी, हम अपना फिजिक्स का बेस पहले बना रहे हैं, आधार बना रहे हैं, तो बेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सभी को आना चाहिए, वरना प्रॉब्लम में आ जाएंगे बस, ठीक है। और इसमें है ही नहीं कुछ, कुछ होता तो हम कुछ और समझाते, हमारी समझ में हम समझाएं क्या मतलब कुछ और एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट होता तो हम बताते ऐसे घुमा फिरा के, उसमें क्या जो दिया गया उसको वैसे लिख देना है बस उठा के। चलिए आगे यहां पर एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसमें तो भी आपके यहाँ जगह हो, मेरे पास जगह क्यों कम पड़ गई, प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। अभी तो एक फॉर्मूला ही बाकी है, तो ये हो गया एक फॉर्मूला, इसमें और है यहाँ पर 6 नंबर का। शुरुआत में आए थे तो मैग्नीट्यूड भी नहीं पता था क्या होता है, अब बाद में यही लोग कहेंगे सब लोग, शुरुआत में सर बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे थे, धीमे क्यों ना पढ़ाएं, तैयार करते रहो, जितना भी कराया गया उसको प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि फिर बाद में ही आपको यही चीज प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि बाद में हम तेज थोड़े पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते ऐसे ही हैं, बस वो तुम्हें लगने लगता है, तो फीलिंग आती है बस खाली कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। हम ऐसा थोड़े यहाँ सर में फैन बांध के ऐसे घूम घूम के पढ़ाएं, जैसे वो मोटू पतलू चलते हैं, मोटू पतलू देखते हैं ना, हाँ तो मोटू पतलू थोड़े हम बन जाएंगे, हम ऐसे रहेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जब हम आगे पढ़ाएंगे, अब मान लिया जैसे हम एसएचएम पढ़ा रहे हैं, अब वह भी जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, अब उसमें वो फंक्शन आ गया ए साइन ओमेगा टी,
अब हमें डिफरेंशिएट करना, हमने आपको बताया, देखो हमने आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया था। तो वेलोसिटी क्या होती है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में बताया था, dy बाई डी टी। डिफरेंशिएशन में आपको सिखाया था इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा। अब देखा भाई ये कहां से आ गया, तुम तो एक जब तुम पढ़ोगे नहीं, याद नहीं रखो, तो तुमको तो प्रॉब्लम ही होगी ना, तुमको यही प्रॉब्लम, ये dy बाई डी टी क्यों किया गया। तो तुम्हें पता होना चाहिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, आप पोजीशन दी गई तो आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी, तो वो आपको पहले पढ़ाया जा चुका, ये पॉइंट आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया जा चुका। तो अब हम बैठ के वहां फिर से थोड़े पढ़ाएंगे सारी चीजें। तो अब आपको क्या लगेगा कि पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तेज थोड़े पढ़ा रहे हैं, हमने तो सब कुछ पढ़ा रखा है। तो वही चीज हमें लिखनी थी, तो जितना टाइम हमें लिखने में लगा उतना ही टाइम हम लेंगे वहां पर। तो आप ध्यान रखना कि आपको सब कुछ प्रिपेयर रखना है जितना भी बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग यही सोचते रहते हैं ये बहुत कठिन है, ये निपटे जल्दी, आगे पढ़े, आगे हो सकता है कुछ आसान हो। तो आसान कुछ आसान वो तभी लगेगा जब यहाँ का सब तैयार होगा। चलिए एक फॉर्मूला और होता है, जहां तक अभी हम लोगों ने किया है यहां तक के फॉर्मूले आपके यहाँ यूज कराए जा चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं पूरे फिजिक्स में जब आपके यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए तो ये यूज कराए गए हैं या कहीं पर यूज किए जा सकते हैं। जैसे e टू द पावर वाला जो फॉर्मूला है, ये आपके यहाँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी यूज कराया गया था। तो हम लोग इसे यूज करेंगे आगे। ऐसे ही एक फॉर्मूला और हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला अभी तक यूज नहीं कराया गया, लेकिन जो कि वो बेसिक फॉर्मूला है इसलिए उसे हमें करना होगा। तो वो होगा फॉर्मूला नंबर कौन सा, 6। y इज इक्वल टू a टू द पावर nx। ठीक है, जैसे हमने अभी पहले क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू e टू द पावर nx। तो e तो एक पर्टिकुलर नंबर था, ठीक है, मतलब 2.718, लेकिन एक नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एनी नंबर। ठीक है, ऐसे कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो गया ये। ठीक है, तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन तब कैसे करेंगे, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये a टू द पावर nx है उसको वैसे ही लिख दिया, a टू द पावर nx। इसके बाद यहां पर लिखेंगे n log a एंड बेस e। तो ध्यान इसको भी रखना क्योंकि ये भी बेसिक फॉर्मूले में आता है, तो बाकी सब यूज हो चुके हैं, में भी कहीं दिया जा सकता है ऐसे। तो इसमें जितना कुछ करना है, एक एग्जांपल हम लोग करके ऐसे देख लेते हैं। जैसे मान लिया यहां पर दे दिया गया y इज इक्वल टू 7 टू द पावर 3x। ठीक है, अब ये a टू द पावर nx से मैच कर रहा है, तो अगर आप उसी से मैच कराएं तो एक तरह से यहां पर दिख रहा है कि a की जगह हमें क्या रखना है 7 और n की जगह क्या रखना है 3। भाई इसका मतलब यही तो है कि ये हमें इंप्लाई कर रहा है कि जहां पर a है वहां पर क्या है 7 और जहां पर n है वहां क्या है 3। तो अब आपको इसे लिखना है तो क्या करना, उसी में देख देख कर लिख दो वैल्यू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर nx, यानी कि हम ऐसे लिख देंगे 7 टू द पावर 3x। देन क्या लिखना है n, तो n क्या है 3, तो आपने यहां लिखा 3 log a क्या है 7 और बेस क्या है 7 टू द पावर 3x, 3 log 7 बेस e। तो ये तो जो हम लोगों ने अभी तक यहां पर किया है, ये सारी चीजें एक्चुअल में क्या हैं, ये हैं फार्मूले। ठीक है, जितने भी थे ये फार्मूले थे। तो इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो आएंगे रूल्स। तो इसको लिख लो जल्दी से, पहले इसको लिखो आगे पर 6 नंबर। तो ये अभी तक पूछा नहीं है आपके यहाँ, ठीक है, कहीं पर यूज नहीं कराया गया, बट ये बेसिक रूल्स में आता है। तो बेसिक में आता है तो पढ़ना रहेगा, क्योंकि बेसिक वाला है तो वो कभी भी यूज कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने इसीलिए यहाँ पर कर लिया है, बाकी आपको बस फार्मूले याद रखने। तो यहाँ पर जितना कुछ हमने पढ़ा है वो फार्मूले थे, अभी आगे जो हम लोग करने जा रहे हैं वो रूल्स हैं। तो रूल्स में फार्मूले यही यूज होंगे, लेकिन प्लस वहां पर जो रूल, जो तरीका बताया जाएगा कि ऐसा फंक्शन है तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इन फॉर्मूले का यूज कर। तो आपने अगर यहाँ पर अभी देखा होगा तो आपने यही देखा कि जस्ट जैसे लिखा गया है और जैसे यहाँ पर किया गया, आप बस उसकी वैल्यूज वैसे वैसे रखते, बाकी इसमें कुछ सोचना नहीं रहता है। वैसे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोगों के लेवल में जो है वो एकदम समझ लो 0 लेवल का है, कोई मतलब ही नहीं, बस जब बहुत आसान। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मुझे तो लगता है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है
तो वो क्वेश्चन 100% होने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक, क्योंकि वो वाकई आसान होता है क्वेश्चन, क्योंकि उसमें वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो वो हमें पता है कि अगर ये दिया गया है तो इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, तो वो नॉर्मली काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बस आपको ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, और कहीं दिक्कत है आपको समझना है, आपको यहाँ पर इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये छोड़ देंगे तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगी। और आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है, किसी को भी आप आके हमसे पूछो, आके हम समझाएंगे आपको। आप वीडियो देखो, बार बार देखो, वीडियो अपलोड हो जाएगा, बार बार आप देखो, लेकिन ये आपको समझना है। कहीं पर कोई डाउट आ रहा है, आप हमसे पूछो आके, हम बताएंगे आपको। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया तो समझ लो पूरी फिजिक्स गई तुम्हारे हाथ से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर आ जाते हैं, यहां तक कर लिया था। अब ये फंक्शन, ये भी फार्मूले हैं। जैसे अब इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको याद करने। तो जैसे आप देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स को जब भी आपको dy बाई डी एक्स लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, cos x लिख देंगे। तो साइन एक्स का यहां पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x। और वैसे ही cos x है तो उसका माइनस साइन एक्स होगा। ये ध्यान देना है कि यहां पर जो साइन लगा हुआ है वो माइनस का, ठीक है, ये माइनस साइन है, तो ये साइन नहीं भूलना। तो साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन एक्स। ऐसे ही बाकी हैं, जैसे tan x का देखो तो sec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस cos x स्क्वायर एक्स, sec x का dy बाई डी एक्स लिखना है sec x tan x, और ऐसे cosec x का लिखना है तो माइनस cosec x cot x, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे इसमें अगर आप देखो तो ये क्या है, c, और यहां c है और यहां c, ठीक है। तो जिसमें c है उनके जो डिफरेंशिएशन है वो सब माइनस में है, ठीक है। जैसे आप देखो cos का भी माइनस में है, और cot का भी माइनस में है, और cosec का भी माइनस में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना। अब मैंने दो बॉक्स में क्यों बंद किए, क्योंकि देखो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज कराया जा सकता है, इसलिए हमें याद रखना है। लेकिन आपकी पूरी फिजिक्स में यूज यही दो होते हैं, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो यही दो यूज होंगे आपके, पहले और दूसरे वाले, ठीक है। सब कहीं चाहे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो चाहे क्वेश्चंस कर रहे हो, सब में ज्यादातर यही दोनों यूज होते हैं। तो ये मेन है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी दिया भी जा सकता है। यूज होने वाले यही मेन दो हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। ले अब हम लोग आ जाते हैं आगे इंपॉर्टेंट रूल्स पर, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। तो रूल नंबर 1, यहाँ 4 रूल हैं जिन पर आपके यहाँ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो जिनका यूज हमें करना पड़ता है कभी डिफरेंशिएशन करते समय। तो जैसे नॉर्मल है, जैसे अब आपको दे दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब इसमें कोई रूल थोड़े लगाना है, जो है जैसे बताएगा वैसे कर दो, ठीक है। लेकिन यहीं पर होते हैं जहां पर हमें रूल्स लगाने पड़ते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर कर दिया गया, अब यहां पर प्रॉब्लम है। जैसे अगर हमसे उसने कह दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x। लेकिन अगर उसने कह दिया y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो अब हम प्रॉब्लम में फंस गए, क्योंकि साइन x का तो cos x होता है, लेकिन साइन स्क्वायर x का क्या होगा। तो ये नहीं कि साइन एक्स का cos x तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स, तो ऐसे नहीं कर सकते। आपको रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, जितना बताया गया उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, वो एट इट इज फार्मूले हैं, तो वो वैसा ही होगा तब यूज कर लेंगे। जैसे अगर आपको, हमने अभी एग्जाम्पल दिया था, एरिया अगर किसी भी रेक्टेंगल का निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। यही एरिया का फॉर्मूला है। क्या इसमें आप अपनी तरफ से कुछ बदल सकते हो, नहीं बदल सकते ना। तो अगर उसने यहां पर कोई भी और भी चीज दे रखी है, लेकिन अगर आपको एरिया निकालना है तो दो ही चीजें चाहिए, लंबाई और चौड़ाई, वही रख सकते हैं। जैसे उसने मान लो यहां पर चौड़ाई ना दी होती, ठीक है, उसने इसकी मोटाई दे दी होती, थिकनेस इसकी दे दी होती, ठीक है, लेकिन पूछता वो एरिया, तो क्या हम यहां पर जो चौड़ाई उसकी जगह थिकनेस रख देते, नहीं रखते ना। तो इसका मतलब वो डेटा इनकम्प्लीट है, हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक वो हमें विड्थ नहीं देगा। तो वही चीज यहां पर है कि इस फार्मूले में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही यहां पर है, जैसे ये फार्मूले हैं तो जैसा है वैसा ही मिलेगा, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन उसमें कुछ भी बदलाव कर दिया गया तो कैसे करेंगे, वही हमें यहां पर सीखना है। ऐसे ही जैसे यहां पर ये कर दिया, अब इसका कैसे करेंगे ये हमें देखना है। जैसे यहां पर अगर साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स का cos x होता है डिफरेंशिएशन, वो हमें पता है, लेकिन यही उसने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन ओमेगा एक्स। अब इसका हम ये नहीं लिख देंगे cos ओमेगा एक्स, गलत हो जाए, क्योंकि ये हमने पढ़ा ही नहीं। साइन एक्स का cos x होता है, लेकिन x के साथ में यहां कुछ नहीं है, तो x के साथ में अगर कुछ नहीं है और यहां पर ओमेगा है, तो इसको
कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो हमें सीखना पड़ेगा, वो रूल सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यही सारी चीजें करने जा रहे हैं। जैसे अगर हमें दे दिया गया y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ऐसे, ठीक है। तो अब ये नहीं करें कि dy बाई डी एक्स अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स हमने सोचा x का बताया गया था 1, तो हमने यहां लिख दिया 1, और साइन x का cos x, तो आंसर आ गया हमारा cos x। लेकिन ये कहीं आपको बताया ही नहीं गया, ऐसे x अलग बताया गया था, साइन x अलग बताया गया था, इसके बीच में प्लस वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि अगर प्लस लगा है तो आप अलग अलग उसको डिफरेंशिएट करके करेंगे। हम लोगों ने देखा ना कि अगर प्लस लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहां पर किसी भी एग्जाम्पल में देख लो, अगर प्लस है या माइनस लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग हम उसको कर सकते हैं। लेकिन यहां पर प्लस या माइनस का साइन नहीं बल्कि मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया, गलत रिजल्ट देखो दे रहा है, क्योंकि ये हमें कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और उसका dy बाई डी एक्स हम क्या कह रहे हैं, और यहां पर हमें बताया गया है कि साइन एक्स का cos x, तो गड़बड़ हो गया ना। साइन एक्स का cos x तो फार्मूला है, तो अगर साइन एक्स का cos x है तो फिर x साइन एक्स का cos x हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ये फंक्शन एक्स्ट्रा जुड़ गया ना। तो इसका मतलब यहां पर कुछ अलग तरीका लगेगा, अलग रूल लगेगा। तो हम इस तरह के जो रूल मतलब चीजें आएंगी उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यही हम सीखने जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल नंबर 1, उसमें हमें एक अगर ऐसा फंक्शन दिया जाए y इज इक्वल टू यू टू द पावर y इज इक्वल टू यू टू द पावर n, वेयर n इज अ फंक्शन, सॉरी, u इज अ फंक्शन ऑफ u इज अ फंक्शन ऑफ x। जहां पर u क्या है, x का एक फंक्शन है। तो जब ये लिखा जाता है u एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं u एज अ फंक्शन ऑफ x। कुछ लोगों ने भी टेस्ट हुआ था उसमें ये कॉन्सेप्ट गलत किया था, ठीक है। जैसे उसमें लिख दिया गया था x ऐसे, तो उसको समझ लिया x इंटू टी, ये x इंटू टी नहीं होता है, ठीक है। ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t होता है। जैसे इसको लिख दिया गया 3t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब है ये x को टाइम के टर्म में लिखा गया, लेकिन ये है क्या, ये x है। ये t जो ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया था उसका मतलब होता है एज अ फंक्शन ऑफ, तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब x को t के टर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज ऐसे जो लिखी जाएगी उसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, उसको x इंटू टी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर आपको कभी भी ऐसे दे दिया जाए, जैसे यहां पर u की जगह पर x अगर होता, तो हमें पता है फॉर्मूला nx n माइनस, अगर u की जगह x होता तो nx n माइनस 1, लेकिन यहां पर u का एक कोई फंक्शन होगा, तो फंक्शन ऑफ x होने का मतलब है कि कुछ भी लिखा जा सकता है। मान लिया हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, तो ये क्या है, x का एक फंक्शन है। अगर हम यहां पर u को लिखना चाहें तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर मान लिया हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस यहां पर 6 ऐसे कर दिया, तो ये भी क्या है, x का एक फंक्शन ही तो है, मतलब u को x के टर्म में लिखा गया है। तो यहां पर वही कहा गया है u जो है वो क्या है, एक x का कोई फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसका जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो हमें करना क्या है वो समझो, रूल क्या रहेगा। हम पहले लिखेंगे यहां पर n और फिर लिखेंगे u, ठीक है, nu और फिर n माइनस 1, ठीक है। जैसे हम x लिखते हैं x टू द पावर n, वैसे लिखेंगे nx n माइनस 1, तो वैसे यहां लिखा है nu n माइनस 1। लेकिन अगर यहां पर x होता तब तो इतना ही छोड़ देते nx n माइनस 1, लेकिन अगर यहां x का कोई फंक्शन है, मतलब इस तरह की कोई चीजें आपको दी गई हैं, तब आप यहां पर क्या करेंगे, उतने पार्ट को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है, दैट इज du डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। तो ये इसका रूल रहेगा, ये फार्मूला इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में रूल कहलाता है, क्योंकि फार्मूला तो हमें पीछे वाला ही यूज करना है। तो हमें क्या करना है, जब इस तरह से कोई चीज दी जाएगी तो nu n माइनस 1 करेंगे, एंड देन जो u वाला टर्म है उसको डिफरेंशिएट करके फिर से रखेंगे, नोट करेंगे। नोट कर लिया आपने। तो यहां पर u एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी
दी जा सकती है, वो तो एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे बताया u एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है। ठीक है, बाकी अगर आपको ऐसे दिया गया है तो उसे हम इस तरह से डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं अब। तो जैसे सपोज कर लिया आपको यहां पर दे दिया जाए एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, मान लिया ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, तो अब आपको यहां पर करना है इसको डिफरेंशिएट। तो आप जरा समझो इसे, कुछ नहीं करना, वैसे ही बिल्कुल चलना है जैसे पहले आपको बताया गया। यहां पर सबसे पहले आप देखो कि ये जो टर्म दिया गया है ये टर्म u है क्योंकि ये x का फंक्शन है, और ये जो पावर लगी हुई है यहां पर ये क्या हो गया n, तो ये वही बन गया ना u टू द पावर n। u का मतलब कोई भी फंक्शन कुछ भी लिखा जा सकता है और n उसकी पावर। तो आपको यहां पर जब लिखना है dy बाई dx, तो आप क्या लिखेंगे dy बाई dx n u n माइनस 1, यही तो कहा गया ना n u n माइनस, बस इसको देखो लिखते चले जाओ और कुछ करना ही नहीं, अपना कोई दिमाग लगाना ही नहीं इसमें। n का मतलब 2 हमने लिखा, देख लो पहले बाद में छापना। ठीक है, n, फिर u जो है वो क्या है 3x प्लस 2, तो u लिख दिया, फिर n माइनस 1 मतलब हमने 2 माइनस 1 कर दिया। हालांकि जब हम लोग सीख जाएंगे तो 2 माइनस 1 को सीधे 1 ही लिखेंगे, अभी लिख दिया यहां पर। देन आप आगे क्या करेंगे d बाई dx। ठीक है, अब ये स्टेप हम अननेसेसरी लिख रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं जब यहां पर समझाने के लिए कि d बाई dx, और आगे यहां क्या लिखा है u, n नहीं लिखा हुआ है इसमें, सिर्फ u लिखा है, तो सिर्फ u वाला ही पार्ट लिखेंगे। u क्या है 3x प्लस 2। ठीक है, सिर्फ आपको ये लिखना है। अब आपने यहां पर लिख लिया, अब आप देखो आगे अगले स्टेप में क्या करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू, तो यहां पर आप dy बाई dx क्या लिखेंगे 2। ठीक है, ये जैसा है वैसे रख देंगे 3x प्लस 2, तो इसको हमने लिखा है यहां पर 3x प्लस 2। ठीक है, 3x प्लस 2, और फिर आगे आपको क्या करना है इतने पार्ट को फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो इतने पार्ट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या होगा 3x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो हम इसको लिखेंगे यहां पर ब्रैकेट के आगे 3, और 2 क्या होगा 0, कांस्टेंट है अकेला, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप देखो यहां पर आंसर क्या आ गया 3 2 6 हो गया यहां पर, और फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 18x एंड प्लस 12। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। तो क्लियर हो गया ना ये वाला कि कैसे हम लोग यहां पर करेंगे। एकदम सिंपल है कि आपको बस यहां पर देखना है, ये u टू द पावर n वाला कॉन्सेप्ट है। आपने यहां पर 3x प्लस 2 को u मान लिया और ये n था। आपने क्या किया, जैसे यहां दिखाया गया n, तो उसकी जगह पर n रखना है, फिर u रखना है, फिर n माइनस 1, देन d बाई dx, u वाले पार्ट को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसी को हमने, ये तो जैसा था वैसे छोड़ देंगे, तो 2 3x प्लस 2 हो गया यहां पर, और फिर आगे वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना है। भाई जिसके पहले d बाई dx लिखा है उसका मतलब उसे हमें डिफरेंशिएट करके रखना है। तो 3x में 3 को ऐसे छोड़ देंगे और x का हो जाएगा 1, और 2 कांस्टेंट है, और देन इसको सॉल्व कर लिया गया, यहाँ पर आंसर आ गया ये। तो जस्ट यहाँ देखकर आपको पीछे के फॉर्मूले यूज करते हुए इस रूल को अप्लाई करना है। हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे ये जो यहाँ पर आपको बताया गया 3x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर, तो अब इसमें कुछ लोग आपको यहां पर ऐसे भी सोच रहे होंगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर। जैसे कुछ लोग होते भी हैं, बता भी देते हैं कि कहां चक्कर में पड़े u टू द पावर n के। आओ हम बताते हैं कैसे करो। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर है, a स्क्वायर करो, 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 12x। ठीक है, और देन आप dy बाई dx कर दो, dy बाई dx इज इक्वल टू, फिर यहां पर करेंगे तो x स्क्वायर 2x मतलब कितना 4 का हो गया 0, और वहां पर क्या हो गया 12, आ गया आंसर। ठीक है, क्या टेंशन फालतू में u टू द पावर n के चक्कर में पड़े।
तो जैसे अगर कोई तुमको ये बताए तो उससे कहते अच्छा इसको भी करके जरा दिखा दो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 टू दी पावर 3। अब खोलो बेटा, ठीक है। अब ओपन करो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, बताते हैं। तो आपको जो रूल बताया गया वो कहीं ना कहीं एक उनका पर्पस है, ठीक है। जैसे ऐसे लिख दिया गया या आपको ऐसे दे दिया गया, मान लिया 2x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर दे दिया गया तो तुमने ओपन कर लिया। लेकिन अगर हमने पावर 1/2 लगा दी, अब क्या करोगे? अब इसमें कौन सा फॉर्मूला तुम लगाओगे? या अगर हमने दे दिया y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसमें कौन सा a प्लस बी टू द होल स्क्वायर लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि इस टाइप की जो चीजें होंगी उसमें आपका यही रूल ही काम आएगा। तो ये रूल इसीलिए बताया गया, बस पहला एग्जाम्पल आपको आसान तरीके से बताने के लिए वो एक फंक्शन ले लिया गया, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं इसी टाइप के जो ये क्वेश्चन है इनको। यहां पर वापस आते हैं हम लोग। पहले यहां पर आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि ये जो टर्म लिखा गया ये अननेसेसरी टर्म है, मतलब ये खाली एक तरह से क्वेश्चन के स्टेप्स बढ़ा रहा है। बाकी हम डायरेक्ट यहां से इसको कर सकते हैं। कैसे? आप देखो dy बाई डी एक्स लिखो तो क्या लिखेंगे? n, तो हमने लिखा n, फिर हमने लिखा u लिख दिया, n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर 1 हो गया। देन आप इतने पार्ट को डिफ्रेंशिएट ही तो करेंगे, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x का क्या हो जाएगा? 3, और 2 का क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 3 प्लस 0। सॉल्व करके लिख दिया। क्या इसको लिखने की जरूरत पड़ रही? नहीं पड़ रही। यहां पर हम सिर्फ आपको लिखकर दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में ये वाला स्टेप हम कर कैसे रहे हैं, ये स्टेप कहां से आ रहा है, इसलिए ये वाला स्टेप सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। बाकी आगे जब हम लोग करेंगे तो ये अननेसेसरी स्टेप नहीं लिखेंगे इसकी वजह से, और वो लेंदी लगने लगता है, वो आसान ही लगता है देखने में भी, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टू दी पावर 3, ठीक है। जैसे ऐसे ले लिया गया। अब मान लिया इसे हमें सॉल्व करना है। यहां पर अब आप सोचो कि इसे हम ओपन करके कर लें तो नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हम यही रूल लगाएंगे, u टू द पावर n वाला। ये हो गया u और ये क्या हो गया? n। हम ऐसे लिख भी देते हैं जिससे आपको ध्यान रहे कि u क्या लिया गया और n क्या है। आप देखो यहां पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n u n माइनस 1, तो पहले लिखेंगे 3 और फिर क्या लिखेंगे? u, तो पूरा टर्म यही उतार दो, 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 5 n u, और फिर n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1। देन हमें d बाई डी एक्स करना है, कितने पार्ट का? सिर्फ u का, तो सिर्फ u का करेंगे, दैट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो 3 हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ये तो जैसा है वैसे यहां पर देखते हैं, तो ये यहां पर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टू द पावर 2 हो गया। और यहां पर इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 nx n माइनस 1, तो ये आएगा पहले, तो ये हो जाएगा 6x और 2 माइनस 1 1 हो गया। देन x का 1, तो सिर्फ क्या बचेगा? 2, और 5 हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो उसको लिखो या ना लिखो, उसको हटा ही देते हैं यहाँ से, क्या करना है, वरना एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। 5 का हो गया 0, बस इतना बचेगा, यही आंसर होगा। बाकी जब आपको x की वैल्यू दी जाएगी आप इसी में x की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नोट। अब जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया गया था कि साइन स्क्वायर एक्स का कैसे करें। जैसे साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर में क्या अंतर है, पहले वो हम समझ लें कि दोनों बातों में अंतर क्या है। तो जैसे हम लोग अगर लिखते हैं कहीं पर, ऐसे समझा देते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स टू द होल स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो उसे हम साइन एक्स टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो ये अगर आपने लिख दिया ऐसे साइन एक्स टू द होल स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स टू द होल स्क्वायर। तो दोनों के डिफरेंशिएट करने के मेथड भी अलग हैं, क्योंकि ना तो ये फार्मूला हमें पता है ना ही ये फार्मूला। तो अगर आपको एट इट इज कोई चीज बताई जा रही, किसी का डिफरेंशिएशन या तो पूछा जा रहा है, तो वो एट इट इज फार्मूला पता है तो वो लिखना है,
उसमें कुछ भी चेंज कर दिया गया तो आप समझ लो उसमें कोई रूल लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जैसे हमने साइन एक्स का बताया लेकिन हमने साइन स्क्वायर एक्स का नहीं बताया, हमने साइन एक्स का बताया लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का हमने नहीं बताया। तो इसमें लगता है u टू द पावर n और इसमें लगता है चेन रूल, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं यहां पर, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहां u टू द पावर n अप्लाई हो जाएगा ना, u टू द पावर n अप्लाई कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो हम लोग इसी को देखने जा रहे हैं अगले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये ऐसे बन गया तो फिर से वही काम कर लेना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम u मान लेंगे और जो ये लिखा हुआ है इसको हम n मान लेंगे, ठीक। और हम यहां पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, ये रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन यू एन माइनस वन। तो n क्या है 2 और u क्या है साइन एक्स, एन यू एन माइनस वन, तो 2 माइनस वन तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस वन, तो वो 1 हो जाएगा। और देन डी बाई डी एक्स आपको किसका करना है, साइन एक्स का, जो कि हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन हम आपको स्टेप बता रहे हैं कि उसके आगे किया क्या जा रहा है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देन ये आ जाएगा 2 साइन एक्स, ये आ गया, और डी बाई डी एक्स सिर्फ इतने पार्ट का करना है। अब ये नहीं कि अगले स्टेप में लिख रहे हैं तो साइन एक्स को भी कॉस एक्स लिख देंगे, जिसके पहले डी बाई डी एक्स लिखा है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो ये तो ऐसे ही छोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करना है, सिर्फ साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो इसके आगे हमने लिख दिया कॉस एक्स। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, फार्मूला आपको पहले बताया जा चुका ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये हो जाएगा साइन 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 2 एग्जाम्पल्स हम लोग को और करने हैं भी रूल में। थोड़ा सा यहाँ पे जगह वाली प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप एक एग्जाम्पल कर लें, एक चाहे तो अपना कॉपी पे कर लेना या कैसे भी लाइन वाइन ड्रॉ करके कर लेना। थोड़ा सा इसमें चेंज कराना था, वो रह गया था, ध्यान से उतर गया था। नोट कर, तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 3। सब में कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, हम बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हैं कि जिन लोगों को लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड वो सिर्फ लग ही रहा है, तुम्हें सिर्फ फीलिंग ही आ रही कठिन की, है कुछ नहीं। आप सिंपली जस्ट आप ये समझ लो कि हमने इसमें भी कुछ नहीं किया, आपको जो बताया गया फॉर्मूला उसमें बस हम वैल्यूज उसी तरह जैसे हमें फॉर्मूला बता दिया गया उसी में हम वैसे वैल्यू रखते चले जा रहे हैं। जैसे आप देखो ये था, अब जैसे इसी को हम दोबारा आपको बता रहे हैं यहां पर कि आपको भी हमने समझाया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमें यही तो बताया गया कि अगर u टू द पावर n है तो जब dy बाई डी एक्स रखेंगे तो n u n माइनस वन करेंगे, तो n का मतलब है 2, u का मतलब है साइन x और n माइनस वन का मतलब 1, लिखने की जरूरत नहीं। एंड देन साइन x जो u है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, और u का मतलब है साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x लिख दिया, दैट इज इक्वल टू साइन 2x। बस यही तो किया जा रहा है, जो उसने फॉर्मूला हमें बताया हम उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसके रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और पीछे वाले फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं। जैसे साइन एक्स कॉस एक्स ये सब फॉर्मूले थे, और ये जो u टू द पावर n है ये फार्मूला नहीं, ये रूल है कि अगर ऐसा फंक्शन है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे आपको दिया जाए y इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 1, ठीक है, यहां पर ऐसे दिया गया एंड कहा गया फाइंड स्लोप, मतलब वही dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। रूट 2x दिया गया है और आपको बताया गया है फाइंड स्लोप एट, पूछा गया है स्लोप एट x इज इक्वल टू 5। 11 11 11 11, अच्छा ये भी पता है गलत है,
गलत है तो सही करो उसको। 1/11, 1/11 और √11। हाँ सही से बताओ। 1/√11। 4 ऑप्शन बन गए। ऑप्शन ही बना रहे थे हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलो इसमें आंसर तो इसी 4 में से है एक। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही है, 1/√11। ठीक है, तो जो ये 11 ये जल्दी जल्दी निकाल के बता दिया। क्या फायदा हुआ जल्दी निकालने का? इतना भी तेज नहीं करना है कि एक्सीडेंट हो जाए। 1/√11 करना है। y इज इक्वल टू, जब आप रूट के अंदर कोई चीज लिखते हैं तो उसको हम पावर में लिख सकते हैं ना, 1/2। अभी हमने एग्जाम्पल में ये चीज दी हुई थी, तो पावर में 1/2 आ गया। अब यहां पर फिर से वही कंडीशन कि ये जो है ये है u और ये है यहां पर n। ठीक है, अब आपको करना है dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू nu n-1। तो n की जगह पर 1/2। इसको तो आज बीमारी लग गई कोई लग रहा। 1/2 और यहां पर 2x + 1 टू द पावर। अब यहां पर n-1 तो 1/2 -1। ठीक है, n-1। ठीक है, हमने कुछ अलग से तो नहीं किया, जो हमें रूल में बताया गया वही हमने कर दिया यहां पर। और देन इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके लिख रहे हैं, जैसे पीछे सब में हमने एक एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा, इसमें भी हमने d/dx करके दिखाया, इसमें भी हमने लिखा। लेकिन हमने क्या कहा था, ये बीच का जो स्टेप है ये अननेसेसरी होता है, ये वाला। डायरेक्ट आप इसको लिखो। तो अगले स्टेप में हमें करना क्या होता है, एक में हम डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं कि हमने लिखा nu n-1 एंड देन हमें करना है du/dx। तो हम यहां पर du/dx लिखने जा रहे हैं। du/dx का मतलब इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन। तो 2x का हो जाएगा 2, तो यहां पर आएगा 2, और x का हो जाएगा 1 और +1, 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, यही तो आ गया। तो अब आप यहां पर देखो कि ये 2 और 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बचेगा यहां पर 2x + 1 और पावर आ जाएगी -1/2। ये गलती तुम लोगों ने कैसे कर दी? ठीक है, ये -1/2 कहां खा गए थे? भूख लग गई क्या? 2x + 1, x से 5 रख दिया, 5 × 2 10 और +1 11, -1/2 भी तो था। तो यहां पर हमें रखना है एट x = 5 पर निकालना है। तो एट x = 5 जो dy/dx है यानी कि जो स्लोप है वो हो जाएगा, 5 रखेंगे तो आ जाएगा 10 + 1 टू द पावर -1/2। तो ये आ जाएगा 11 टू द पावर -1/2। दैट मीन्स 1/√11। ठीक है, पावर 1/2 का मतलब नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 का मतलब रूट होता है। तो 1/√11 आंसर जितने लोगों का आया था वो सही। जैसे यहां पर हमने आपको बताया भी रूल में कि y = u⁴n, जहां पर u को लिखा गया एज अ फंक्शन ऑफ x। तो dy/dx हम कैसे करेंगे वो आपको बता दिया गया। लेकिन यहीं पर अगर आपको कभी ऐसा दे दिया जाए कि 2 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये जो आप बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल ये भी इंपॉर्टेंट है और इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी आगे कई जगह पर। तो अगर आपको ये कह दिया गया कि यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं लेकिन डिफरेंशिएट आपको किसी तीसरे के टर्म में करना पड़ रहा है, जैसे y है और x है लेकिन डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तब आपको क्या करना है? तो ऐसे कंडीशन में भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना होता है। मतलब उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा जब किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में होगा। जैसे इसमें 2 ही वेरिएबल्स थे, एक y था और एक x था, तो हमने क्या किया, dy/dx सॉल्व करके बता दिया। लेकिन अगर y और x हो और लेकिन डिफरेंशिएट हम कर रहे हो किसी तीसरे के टर्म में, तो आपको यहां पर क्या करना है, यही रूल अप्लाई करना है। जैसे आप देखो यहां पर एक एग्जांपल इसका, फाइव नंबर का है। ठीक है, तो यहां पर सपोज कर लिया दिया गया है y = x², और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चंस में भी यूज आएगा और कॉन्सेप्ट में भी, तो इसलिए तो ध्यान रखना आप।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब अगर हम आपसे इसका पूछें dy बाई डी एक्स तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। सिंपल सा है, पीछे हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अगर उसने dy बाई डी एक्स की बजाय कहा इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मतलब dy बाई डी टी, अगर आपको इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यहां पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हमें करना है। तो अगर हमें टाइम के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है, तो आपको यहां पर करना है dy बाई डी एक्स नहीं, बल्कि आपको करना है dy बाई डी टी। तो अगर dy बाई डी टी करना है तो दो वेरिएबल y और x दिख रहे हैं, लेकिन आपको किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, तो आपको u टू द पावर n वाला ही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना है। क्योंकि अगर आपने इसका dy बाई डी टी उठाकर 2x लिख दिया सिर्फ इतना, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 2x तो अगर dy बाई डी एक्स पूछा जाता तो होता ना, तो dy बाई डी टी कैसे हो सकता है, दोनों एक ही आंसर नहीं हो सकते, dy बाई डी टी भी वही और dy बाई डी एक्स भी वही। तो इसका मतलब यहां पर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। तो सोचना कुछ नहीं, बस जस्ट आप इतना पॉइंट याद रखो कि अगर दो वेरिएबल्स हैं लेकिन डिफरेंशिएट हम करें तीसरे के टर्म में, तो हम u टू द पावर n वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, u टू द पावर n के लिए इसमें ये जो x है इसको आपको मान लेना है, यहां पर ये जो x है इसको हम मानेंगे u, और ये जो 2 है इसको हम मानेंगे n। अब आप यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी, तो लिखेंगे nx n माइनस 1, तो क्या लिखेंगे 2x, वही n u n माइनस 1, तो 2x 2 माइनस 1, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और फिर आपको लिखना है यहां पर d बाई डी टी, अब की बार x नहीं, क्या कर रहे हैं d बाई डी टी, d बाई डी टी किसका, u का, तो आपको u की जगह क्या लिखा हुआ मिल रहा है x, तो आप इसे फिर अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 2x, अब इसमें कुछ कर तो सकते नहीं है, तो आप इसको जस्ट ऐसे छोड़ दो, dx डिवाइडेड बाई dt, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो हम एप्लीकेशन में आपको बताएंगे, बस अभी आपको हम मेथड बता रहे हैं कि इसका मेथड क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप जरूर, ठीक है। बाकी है तो सब कुछ, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना, वरना ये प्रॉब्लम करता है, ठीक है। जितने एग्जाम्पल्स आज बताए हैं बहुत धीमे हमने पढ़ाया है, हमें ही नींद आने लगी थी, ठीक है, तो तुम्हारी अलग ही बात। तो इतने धीमे नहीं पढ़ा सकते, लेकिन यहाँ पर आपको, चूंकि मुझे पता है कि ये अगर गड़बड़ हुआ तो फिर आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए हमने बहुत आराम से एक एक चीज बताई है। सारी चीजें जाके रिवाइज करना, और जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती डिफरेंशिएशन में, इन्हीं एग्जाम्पल्स को बार बार आप रिपीट करना, देख कर रिपीट करना कि कैसे कैसे बताया गया, फॉर्मूले को मैच कराना, फिर ट्राई करना इसे, ठीक है। क्योंकि अगले टर्न पे जब हम लोग आएंगे तो अगले टर्न पे जो भी चीजें हैं उन्हीं का यूज होगा, तो वो इतना स्लो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है।